नमस्कार। सभी विद्यार्थी आज बड़े खुश होंगे। हाँ, राम राम जी, राम राम। खत्री जी हाजिर हो तो सभी आज बड़े खुश होंगे। एक तो भाई सबको बधाइयाँ, आज बड़ा वो दिन, प्रतीक्षित दिन आ गया अपना, जिसके लिए इतने दिन से इंतज़ार था। तो विज्ञप्ति बस आने ही वाली है, आज आ जाए कल आ जाए। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार, सभी को नमस्कार, मोस्ट वेलकम। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, सभी जुड़ जाओ, शुरू करते हैं फिर अपना आज बहुत शानदार टॉपिक है बुद्धि, बुद्धि और सृजनशीलता। पहला प्रश्न। हाँ जी, मिस्टर इंडिया नमस्कार, रघुवीर जी धन्यवाद। गुरु जी किन्ने गायब हो गया। बस देखो, आवाज़ सुनो, आवाज़ के मजे लो। हाँ, उत्तर आने लग गए, बहुत ही धाकड़ काम हो गया, बहुत बढ़िया। रमेश जी सही है, विज्ञापन आ गया। अब जुट जाओ सारे और शेयर कर दो, सबको बुला लो, इकट्ठे हो जाओ एक मंच पे। हाँ, राम राम जी नमस्कार, गुड इवनिंग। तो शुरू कर दें फिर। हाँ जी, हाजिर हो गए हैं आपके सामने। तो एक नया टॉपिक, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आपके सामने। पहला प्रश्न आ गया है, तो इसको यूँ समझ लो कि ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, इसमें से लगभग 3 प्रश्न हर हाल में आते हैं। और बुद्धि का टॉपिक जो आप सभी जानते हो, अप्लाइड टॉपिक है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अधिक से अधिक जो है, मतलब अपने इस टॉपिक में से सारे सिद्धांत, सारे जितने भी बुद्धि के जो वर्गीकरण हैं, ये सारे, हाँ जी, सभी कर लेंगे हम लोग। नमस्कार जी, उत्तर आना शुरू हो गया। सादुल शहर के जवाही को प्रणाम। हाँ रमेश जी प्रणाम जी प्रणाम। तो बुद्धि के जन्मजात या मूल प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता बुद्धि को किसने कहा? जन्मजात या मूल प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता ही बुद्धि है। कोई नहीं, आवाज़ से मज़ा नहीं आ रहा। धीरे धीरे अभी सरकार कह रही है खुलने वाला है, अभी कोचिंगें खुल जाएंगी, क्लासें खुल जाएंगी, सभी सामने आ जाएंगे, आमने सामने। तो उत्तर आ रहे हैं भाई, सी उत्तर आ रहा है बहुत सारे बच्चों का। मैकडूगल, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सी उत्तर जिन्होंने दिया। थोड़ा सा समझो इसको, आप सबको ध्यान है भाई, जन्मजात प्रवृत्तियां या मूल प्रवृत्तियां। और मूल प्रवृत्ति जो है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने। और पुस्तक कौन सी लिखी थी? आउटलाइन साइकोलॉजी। और मैकडूगल ने कहा था कि बुद्धि जो है वो मूल प्रवृत्तियों को सुधार देती है। एक परिभाषा और है, देखो, पिंटनर। पिंटनर, उत्तर तो इसका यही है। पिंटनर को समझे। पिंटनर, आप देखो पिंटनर क्या कहता है कि बुद्धि जो है वो सब प्रकार की परिस्थितियों, सब प्रकार की परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है। सब प्रकार की परिस्थितियों, कहते ना भाई, नर आदमी को कितना पीट लो लेकिन फिर भी हर प्रकार की परिस्थिति में समायोजन कर लेता है। कई बार घरवाली कह देते ना, वो काम है वो काम है, अपन करना ही पड़े, तो कितो ही पीट लो, समायोजन तो करना ही पड़ सी, इकट्ठे कौन जा सका भाई। एक है डियरबॉर्न। डियरबॉर्न क्या कहता है? बुद्धि अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है बुद्धि है। कौन कहता? डियरबॉर्न। तो याद कर लो, अनुभव तो किसके पास हैं? अनुभव तो हमारे डियर सर के पास हैं। अनुभव तो किसके पास हैं? हमारे डियर सर के पास हैं। तो बुद्धि क्या है? अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। हाँ, तो बहुत बढ़िया चल रहा है, आप जुड़े सारे, उत्तर दें। जन्मजात प्रवृत्ति आए तो मैकडूगल, और पिंटनर आए तो सब प्रकार की परिस्थिति में समायोजन, और जब आ जाए डियरबॉर्न तो बुद्धि अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। कहते हैं कि बुद्धि की 150 से भी अधिक परिभाषाएं हैं। 150 से भी अधिक परिभाषाएं हैं, और अपने उनमें से कुछ कुछ मेन 10-12 परिभाषाएं करनी है। हाँ, गुड इवनिंग जी। अनुभव खत्री जी के पास है। रमेश जी, अनुभव तो लेना है अपने को, और ये अनुभव ही काम आएगा पेपर के अंदर। तो बहुत बढ़िया सी उत्तर दिया जिन्होंने, शाबाश। अगला प्रश्न देखिए, एक एक प्रश्न जो है कोशिश करनी है अपने को। आज बीएड धारियों के साथ धोखा किया है। अरे अपने तो एक ही सीट चाहिए, बस मन में ये धारण कर लो कि हमें तो अपनी सीट चाहिए और वो मिल जाएगी। प्रयास करो, मेहनत करो।
बिल्कुल बिल्कुल, आज पीड़ा चावल दे दिया तो शुरू कर दो बस, अब तैयारी जान लड़ा दो, अपनी मेहनत करो। अगला प्रश्न आ गया, फ्री मैन के अनुसार बुद्धि के बारे में क्या संगत है। फ्री मैन नामक विद्वान ने क्या कहा था, बुद्धि सीखने की योग्यता कहा था कि नहीं, बुद्धि अमूर्त विचारों की योग्यता ये कहा था कि नहीं कहा था, बुद्धि मानसिक द्वंद्व है या बुद्धि समायोजन की योग्यता, इनमें से जो नहीं है वो छांटिए, इनमें से कौन सा नहीं है, कोशिश करें भाई। हाँ, उत्तर आने शुरू हो गए। टीना मोड़ सी, निधि शर्मा डी दे रहे हैं, डी गलत है। हाँ, उत्तर दें सी उत्तर, बिल्कुल। सुमन गोदारा सी, बुद्धि मानसिक द्वंद्व की योग्यता नहीं है, बुद्धि तो मानसिक द्वंद्व को दूर करती है, बुद्धि मानसिक द्वंद्व को दूर कर देती है। तो फ्री मैन जो था उसने बुद्धि को 3 हिस्सों में बांटा। बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता, सीखने की योग्यता, जो भी सीखा अनुभव से सीखा, चाहे प्रशिक्षण से सीखा, देखकर सीखा, सुन के सीखा, गिर के पढ़ के कैसे सीखा, सीखने की योग्यता। दूसरा उसने कहा बुद्धि क्या है, समायोजन की योग्यता, समायोजन की योग्यता। और तीसरा उसने कहा कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अमूर्त चिंतन। इसको भी आगे बांट रखा है, जैसे बकिंघम है, बकिंघम, तो बकिंघम ने क्या कहा, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। और डियरबोर्न अभी बताया था, डियरबोर्न भी सीखने की योग्यता ही बताता है, लेकिन किससे, अनुभवों से सीखने की योग्यता, अनुभवों से सीखने की योग्यता किसने कहा, डियरबोर्न ने। समायोजन, से स्टर्न, से समायोजन, बुद्धि जानबूझकर परिस्थितियों से समायोजन करवाती है, समायोजन, जानबूझकर समायोजन, से स्टर्न, से समायोजन भाई। और इसी प्रकार अमूर्त चिंतन आए तो टर्मन, और टर्मन क्या कहता है कि बुद्धि अमूर्त विचारों की योग्यता है, अमूर्त विचारों की योग्यता। और विचार कहाँ पे आते हैं भाई, विचार आते हैं मन में, विचार आते हैं मन में, और मन से टर्मन, विचार कहाँ आते हैं, मन में, तो मन से टर्मन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारों ने सही उत्तर दिया, शाबाश, सी उत्तर दे रहे हैं सारे। हाँ कोई बात नहीं, इसकी टेंशन मत लो, बीएड बीएसटीसी की, अपना तो काम करो। और अपना मेन मकसद क्या है, अपना मेन मकसद है कि अपना अधिकतम सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन तो अपने को एक सीट चाहिए बिल्कुल बेफिक्र रहो भाई। तो इसका उत्तर आ गया। अगला प्रश्न देखो, उससे भी बढ़ के सिरिल बर्ट और वर्नन ने बुद्धि के बारे में कौन सी बात नहीं बताई। भावुक हो रहे हैं कुछ बच्चे, तो पढ़ाई पे ध्यान दें, भावुक ना हो भाई। भावुक होने से क्या होगा, अपना सिलेक्शन करवाना है अपने को पढ़ के। हाँ, क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए। सुमन जी दोबारा पूछ लीजिए, वो पहले वाला कमेंट निकल गया, दोबारा पूछ लीजिए। तो देखो भाई, सिरिल बर्ट और वर्नन ने बुद्धि के बारे में कौन सी बात नहीं बताई, सिरिल बर्ट और वर्नन ने बुद्धि के बारे में कौन सी बात नहीं बताई। कोई सेटिंग क्या हो सी बेटा, पढ़ से तो सेटिंग घर का आप ही करा देगा, तो मेहनत करो। हाँ 25 अप्रैल को शादी करवाऊँ, पेपर दूँ, तो एक पेपर वाले दिन शादी पेपर दे के और फिर शादी कराओ, फिर दूल्हा दुल्हन वहीं पहुँचो ना, फिर देखो कितना शानदार लगेगा, अखबारों में न्यूज आएगी। हाँ उत्तर दें भाई, सिरिल बर्ट और वर्नन के अनुसार कौन सी बात नहीं बताई। बुद्धि जीनोटाइप होती है, बुद्धि फेनोटाइप होती है, बुद्धि परीक्षण प्राप्तांकों पर बल देती है, या बुद्धि लैंगिक जड़त्व पर बल देती है। हाँ एक भाई बात ये भी देखो कि अब उम्मीद है पूरी कि अब ऑफलाइन भी खुलने के लगभग चांस है, आप सभी देख ही रहे हो, रोज अखबारों में आ रही है। तो ऑफलाइन हो सकता है 15 से खुल जाए। तो अगर 15 से खुलता है तो संजय जी ने अभी मतलब बताया, घोषणा की है कि रीट के लेवल 1 एसएसटी और साइंस मैथ के बैच और पटवार के भी बैच ऑफलाइन शुरू हो जाएंगे 19 जनवरी से। तो आपके लिए खुशखबरी है, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर कब क्लासेस शुरू होंगी, सर सामने आओ, तो ये एक नंबर लिख रहे हैं आपके सामने 9875075725, और एक नंबर और है 9783251444। तो आप इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो भाई बच्चों, आपका कोई भाई बहन है, कोई आप खुद है। हाँ संजय जी ने अभी बताया ये कि भाई आप लोग इससे जुड़ो
और 19 तारीख से 19 जनवरी से क्लासेस शुरू कर देंगे अगर ऑफलाइन खुल गया तो, और उम्मीद पूरी है ऑफलाइन खुलने की, पूरे चांस हैं। हाँ भाई अच्छी चीज़ आ रही तो खुश हो रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। तो हाँ लेवल 2 लेवल 1 सारी क्लासें लगाएंगे जिस तरह पहले लगती थी, बिल्कुल आपको सामने पढ़ाएंगे, मज़ेदार और बढ़िया पढ़ाएंगे, और अपने साथ साथियों के साथ शेयर कर दो। इसके अलावा पटवार के बैच, वन रक्षक के बैच, वनपाल के बैच सारे शुरू। हाँ बीकानेर का भी पूरा 19 को खुल जाएगा, बीकानेर भी 19 तारीख को गंगानगर, 19 तारीख को बीकानेर, अगर सरकार खोल देती है तो। हाँ देख लिया होगा, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछ रही है सुमन है, तो बस ध्यान रखो अगर पूछे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक तो विलियम वुंट, और अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक पूछे तो विलियम जेम्स, ये ध्यान रखना। तो आपके सामने हाँ इस प्रश्न का भी उत्तर दे दीजिए साथ में। हाँ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन क्या वहीं तो फिर क्लासें लग जाएंगी ना, क्लासें शुरू हो जाएंगी। हाँ अमन मान ने भी लिखा है जी विलियम वुंट है, बिल्कुल सही बात है। कई किताबों में थोड़ा भ्रम हो जाता है कि विलियम जेम्स है कि वुंट है। हाँ विलियम वुंट है जी। हाँ सरकार पे विश्वास करो, अपनी तैयारी पे विश्वास करो, अपने परमात्मा पे विश्वास करो। तो इस प्रश्न का उत्तर लगभग बच्चों ने दे दिया, कुछ कमेंट निकल गए। तो थोड़ा सा देखो, सिरिल बर्ट और वर्नन ने क्या कहा कि भाई नंबर 1 तो जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब क्या हुआ, बुद्धि वंशानुक्रम से प्रारंभ होती है। भाई बुद्धि बौद्धिक क्षमता वंशानुक्रम से आती है। कोई बच्चा आपने देखा होगा जन्मजात मंद बुद्धि पैदा हो जाता है, कोई बच्चा जन्मजात जो है वो प्रतिभाशाली भी होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे, कोई सामान्य होते हैं। तो जीनोटाइप का मतलब वंशानुक्रम। और दूसरा शब्द है फेनोटाइप, और फेनोटाइप का मतलब है वातावरण से अंतःक्रिया, वातावरण से अंतःक्रिया, वातावरण से अंतःक्रिया। तो याद कर लो कि बुद्धि क्या है, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है जो वातावरण से अंतःक्रिया करके, वातावरण से अंतःक्रिया करके परिपक्व होती है। वातावरण से अंतःक्रिया करके क्या होती है बच्चों, परिपक्व होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा ध्यान से देखें कि बुद्धि क्या है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है यानी जीनोटाइप है, और वातावरण से अंतःक्रिया करके परिपक्व होती है यानी फेनोटाइप है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और तीसरा क्या कि बुद्धि जो है वो परीक्षण प्राप्तांक पर बल देती है, यानी तीसरी चीज होती है जिसको कहते हैं आईक्यू, यानी बुद्धि को आईक्यू यानी बुद्धि का मापन किया जा सकता है आईक्यू के माध्यम से। और लैंगिक जड़त्व की बात नहीं कही इसने, बुद्धि के अंदर कोई लैंगिक जड़त्व की बात है नहीं कही। तो हाँ आगे देखें, अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट चीजें बड़े ध्यान से, बुद्धि का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको छोड़े नहीं। हाँ जिनकी कोचिंग बीच में रह गई उनके लिए संजय जी के पास प्लान है, संजय जी आएंगे आजकल में पूरा प्लान लेके, तो आपको बताएंगे सारी बात है। अभी अपने वापस पढ़ाई पे आ जाओ, अपने टॉपिक पे आ जाओ जी। अगला प्रश्न आ गया, अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पढ़ाई पे वापस आ जाओ, ध्यान दो। अगला प्रश्न है राजमिस्त्री, प्लम्बर, मजदूर, चालक, इंजीनियर, टेक्नीशियन, इन सब की गैरट के अनुसार ये कौन सी श्रेणी होती है। बिल्कुल बेसिक प्रश्न है और ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का। हाँ ये उत्तर आ रहे हैं, कुछ बच्चे डी दे रहे हैं, डी नहीं है, बिल्कुल सबका ये उत्तर है, किसी का भी उत्तर गलत नहीं है। अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और अपना साथ में मूल्यांकन करते रहो, कितने सही हैं कितने गलत हैं। अपने साथ में इसको बुद्धि के टॉपिक को समझो। गैरट, गैरट पूछ लें और एक थॉर्नडाइक, इनको एक साथ याद कर लो, गैरट और थॉर्नडाइक। गैरट कहता है एक तो जो है मूर्त बुद्धि के लोग हैं, एक अमूर्त बुद्धि के लोग हैं, और एक सामाजिक बुद्धि के लोग हैं, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। थॉर्नडाइक ने भी यांत्रिक यानी मूर्त बुद्धि, दूसरी अमूर्त बुद्धि और तीसरी सामाजिक बुद्धि के लोग बताए हैं। तो आपके सामने देखो, मूर्त अथवा यांत्रिक बुद्धि, मैं से मूर्त और मैं से मशीन,
तो याद कर लो मूर्त बुद्धि यानी कौन सी बुद्धि? मशीनी बुद्धि। जिन लोगों को मशीनों से वर्क करने में आनंद आता है, जैसे कोई भी मान लो प्लम्बर है, कोई मिस्त्री है, कोई बिजली फिटिंग का मिस्त्री है, कोई चिनाई वाला मिस्त्री है, सब ये क्या होता है कि मशीनों से काम करते हैं। कुछ लिखा है जब 40 नंबर प्रश्न आए तब 1000 लाइक। बिल्कुल भाई, तो लाइक बढ़ाओ साथ में। लाइक तो मतलब ऐसे समझो कि लाइक से ही हमारा हौसला बढ़ता है, यही लाइक ही हमारे लिए सब कुछ है। तो आप लाइक करते रहो, लाइक करवाते रहो और कोशिश करें कि भाई अपने मैक्सिमम लाइक हो। आप देखो मैं बता रहा था कि मैं से मशीन, तो जिनका इंटरेस्ट मशीनों में है वो तो कौन हो गए जी? मशीनी बुद्धि के, यांत्रिक बुद्धि के लोग। दूसरा अमूर्त होता है, इसको क्या बोलते हैं? अमूर्त को बोलते हैं पुस्तकीय या किताबी बुद्धि। पुस्तकीय या किताबी बुद्धि, जिन लोगों का इंटरेस्ट किताबों में, पढ़ाई में, कोई इन सब चीज़ों में होता है, वो कौन होते हैं? किताबी बुद्धि के लोग। और तीसरे कौन हो गए जी? सामाजिक बुद्धि के लोग। वे लोग जो अपने कार्यों से, अपनी बातों से समाज को प्रभावित कर दे, समाज को प्रभावित कर दे। जैसे नेता होते हैं, नेता, तो नेता समाज को प्रभावित कर देते हैं, तो सामाजिक बुद्धि के हैं। ऐसे ही कई बार आपने देखा होगा बिचौले होते हैं, जैसे बिचौले। बिचौला किसको कहते हैं? मध्यस्थ। बिचौला कई चीज़ों का होगा कि भाई जैसे रिश्ते करवाते हैं तो वो बिचौले होते हैं। क्या भाई छोरी तो छोरी है, रंग की घनी गोरी है, बाद में ठा पड़े कि जी छोरी तो बहुत सरडी है। तो ऐसे ही कई बार के छोरों के करे कि जी माल पटवारी लागेड़ो है, और जब ठा पड़े रोटी पोवे जब 20 रोटी सुबह और 20 सामने खावे का वो माल खावे। तो भाई बड़ा महत्वपूर्ण है, याद कर लो। मूर्त बुद्धि के लोग हो गए ये, इसका उत्तर क्या है? मूर्त बुद्धि। और अमूर्त में कौन आ जाएंगे? जो किताबी ज्ञान में, पढ़ाई की चीज़ों में, इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। लेखक हो गए, कवि हो गए, दार्शनिक हो गए। और सामाजिक बुद्धि में नेता या कोई मध्यस्थ, इस तरह के लोग सामाजिक बुद्धि के लोग कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ सही है, हंसी आ गई तो बढ़िया बात है, कुछ हंसना भी है। हंसते बोलते कहते हैं हंसते हंसते कट जाएं रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। तो जिंदगी ऐसे चली जाएगी तो नौकरी लग जाओ फटाफट, और नौकरी लगते ही सिलेक्शन तो होने के बाद देखो सब भी मिल जाएगा, जिंदगी के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ बेइज्जती खराब कौन नहीं होने दिया थारी, सिलेक्शन हो सी। तो लाइक बढ़ाएं, शेयर बढ़ाएं भाई। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने आ गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। संवेगात्मक बुद्धि का निम्न में से कौन सा मॉडल असंगत है? तो आपके सामने 4 मॉडल दिए हुए हैं भाई, आपके सामने 4 मॉडल हैं। एक दे रखा है क्षमता मॉडल, अभी समझाऊंगा लेकिन आप अपने दिमाग से बताओ। क्षमता मॉडल। दूसरा ट्रेट या विशेषक मॉडल, ट्रेट या विशेषक मॉडल। और तीसरा मिश्रित मॉडल, मिश्रित मॉडल। और चौथा दे रखा है जी प्रभुत्व मॉडल, प्रभुत्व मॉडल। ये 4 मॉडल हैं, इनमें से कौन सा मॉडल असंगत है पहले तो वो बताओ। हाँ कोशिश करें भाई पहले। हाँ बिल्कुल, मैं करती हूँ अभी लाइक 100 बार, 100 बार लाइक करवा सकते हैं हम एक दूसरे को कह के, क्यों नहीं कर सकते? हौसला होना चाहिए मन में। बहुत बढ़िया उत्तर दें। मोनिका सारण भी उत्तर दे रही है, कोई डी उत्तर दे रहा है। हाँ कुछ बच्चे गुरुजी विज्ञप्ति वाली न्यूज आता है, बीपी हाई हो रही है। नहीं नहीं भाई, एग्जाम फोबिया मत बनाओ। विज्ञप्ति आने के बाद तो हमने अपने हथियार और मजबूती से उठाने हैं और सिलेक्शन करवाना है भाई। बीपी हाई मत करो। उत्तर दो, उत्तर दो भाई। हाँ डी उत्तर, तारावाणी डी, मनीषा परिहार डी, प्रिया का बी गलत है, अनिल बिश्नोई डी। बहुत बढ़िया। हाँ बी नहीं है बेटा, सी नहीं है, इसका उत्तर है डी। ये प्रभुत्व मॉडल एक्चुअल में थॉमस का दिया हुआ, ये संवेगात्मक बुद्धि का मॉडल नहीं है, ये अभिप्रेरणा का मॉडल है, ये अभिप्रेरणा का मॉडल है। तो यहाँ पे हम संवेगात्मक बुद्धि की बात कर रहे हैं। आप देखो क्षमता मॉडल, तो याद कर लो साथ में ही, क्षमता मॉडल किसने दिया? सेलोवे और मेयर ने, सेलोवे व मेयर ने दिया था क्षमता मॉडल। उसने 2 बात कही थी कि जो संवेगात्मक बुद्धि है वो एक तो क्या है, एक तो व्यक्तिगत क्षमता है और एक सामाजिक क्षमता है। तो याद कर लो संवेगात्मक बुद्धि में 2 चीज होती हैं, व्यक्तिगत क्षमता और सामाजिक क्षमता। यूं याद कर लो कि अगर स्वयं को जान गए, स्वयं को जान गए, स्वयं को समझ गए और स्वयं का प्रबंधन कर लिया, स्वयं को जान लिया, समझ लिया और प्रबंधन कर लिया, और दूसरा
दूसरों को जान लिया, दूसरों को जान लिया और दूसरों को स्वयं पर आधारित करके समझ लिया कि उसकी जगह यदि मैं होता तो क्या करता, उसकी जगह मैं होती तो क्या करती। कई बार आपने देखा होगा कि कोई बुजुर्ग औरत है, वो जोर जोर से नाच रही है, तो हम देखते हैं कि बूढ़ी मर सी लगे, इतनी जोर की क्यों नाचा है, क्या कोई इंग माँ क्योंकि रामदेव जी आ गया कि गोगा जी आ गया। तो बाद में पता लगता है कि उसके बेटे की शादी हुई है, अभी तो खुश है वो। तो इसलिए दूसरों को भी समझे और खुद को भी समझे। वो बुद्धि कौन सी बुद्धि होती है? वो होती है जी संवेगात्मक बुद्धि। और मिश्रित मॉडल, क्षमता मॉडल किसने दिया? क्षमता मॉडल दिया भाई पीटर सलोवे और जॉन मेयर ने। ट्रेट मॉडल याद करने का सीधा तरीका है पेट्राइड्स, पेट्राइड्स, ट्रे ट्रे ट्रेट, ट्रे ट्रे ट्रेट। और तीसरा मिश्रित मॉडल है, ये किसने दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये गोलमैन, गोलमैन ने 1995 में। मिश्रित मॉडल मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल है। तो साथ आगे बढ़ते रहे, बहुत बढ़िया जिन्होंने उत्तर दिया डी। अगला प्रश्न आगे भी आपके सामने, एक से बढ़ के एक प्रश्न है और कोशिश करें एक से बढ़ के एक उत्तर देने की। पॉल टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण के संबंध में, तो आपको याद होगा टोरेंस हमने पढ़ा था, टोरेंस का TTCT 1974 में मॉडल आया था, टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ये इसका मॉडल है सृजनात्मकता का। इसके बारे में बताना भी, ये किसकी जांच करता है? नर्सरी से स्नातक तक के बच्चों की। या फिर ये परीक्षण जो है ये शाब्दिक और क्रियात्मक दोनों है। इसमें पूछना, अनुमान लगाना, अप्रचलित प्रयोग करना, ये अशाब्दिक में आता है। और आकृति पूर्ति, चित्र निर्माण इत्यादि क्रियात्मक में आता है। तो उत्तर दें इसमें गलत कौन सा है? गलत उत्तर छांटें। हाँ, सेटिंग वाली बात ना करो, पढ़ाई की ध्यान दो। आज ज़्यादा दिमाग विज्ञप्ति में है सबका, पढ़ाई पे ध्यान दो। विज्ञप्ति तो आ जाएगी लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जिसकी मेहनत बहुत अच्छी होगी, जिसके प्रयास बहुत अच्छे होंगे। तो अपने प्रयास करो। इतने एक से एक बढ़ के चुन चुन के आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं एक बार रिवीजन करवा दो सर सारा, बिल्कुल करवा देंगे। एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट संजय जी कह रहे हैं कि 3-3 बार रिवीजन करवा देंगे इसकी। तो आप लगे रहो। कुछ उत्तर आ रहे हैं, कुछ उत्तर आ रहे हैं भाई। सी उत्तर आ रहा है, मोहनलाल नायक सी उत्तर है, ममता रानी सी, अनिल वर्मा सी, लगभग सी उत्तर आ रहा है। पिछले साइंस में टेस्ट क्या समझ नहीं आई बात है। हाँ, PDF नहीं है तो मैं अभी कह देता हूँ टेक्निकल टीम को कि PDF साथ साथ देते रहें बच्चों को। सी उत्तर आ रहा है, देखो समझो ध्यान से। टोरेंस ने एक तो दिए थे शाब्दिक परीक्षण और एक दिए थे क्रियात्मक परीक्षण। तो नाम से आइडिया लगा लो। शाब्दिक का मतलब जिसमें पूछा जाए, शाब्दिक का मतलब जिसमें पूछा जाए, शाब्दिक का मतलब जैसे जिसमें कोई अनुमान लगाने को कहा जाए, शाब्दिक का मतलब जिसके अंतर्गत किसी चीज का अप्रचलित प्रयोग, अप्रचलित प्रयोग पूछा जाए। पूछना, शब्द तो बोल बोल के होते हैं, लिख के होते हैं, तो पूछा जाए तो शाब्दिक। और क्रियात्मक में जिसके अंदर करवाया जाए, कैसे क्रियात्मक, कैसे करवाना, जिसमें करवाया जाए। जैसे एक एक उदाहरण है आपके सामने, इसका सी, पूछना, अनुमान लगाना, तो पूछेंगे तो शाब्दिक ही होगा ना, अशाब्दिक थोड़ी होगा। अनुमान लगाना शाब्दिक होगा, अप्रचलित प्रयोग पूछेंगे तो शाब्दिक होगा, अशाब्दिक नहीं होगा। तो ये ध्यान रखें भाई, शाब्दिक का मतलब जिसके अंतर्गत है पूछा जाए। सुरेश जी, सर जी नागौर से, पूनिया जी आपकी टेस्ट सीरीज से खुश हो गए, तो बड़ा धन्यवाद है आपका जी। एक एक प्रश्न आपके लिए 4-4 प्रश्न लेके आएगा और हर एक चीज के अंदर मतलब और ज्यादा से ज्यादा करवाने की कोशिश की जाएगी। तो अधिक से अधिक लाइक शेयर बढ़ाते रहें। जैसा अभी मैंने आपको कहा था 36वां क्वेश्चन आ गया, 2-4 क्वेश्चनों के अंदर और आगे बढ़ाओ इसको। हाँ, संकल्प ऐप पर आपकी सी नहीं, संकल्प ऐप पे मैंने नहीं पढ़ाया जी। हाँ, सी उत्तर इसका है जी, बिल्कुल शाबाश। एक से बढ़ के एक प्रश्न है। अगला प्रश्न आ गया, ये बताओ तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए किसी का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बच्चा कहीं भी पढ़ता है उसका ये प्रश्न गलत नहीं होगा। बुद्धि का तरल ठोस या द्रव्य मणिवीय सिद्धांत किसने दिया? तरल ठोस या द्रव्य मणिवीय सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया? हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, जुड़े रहें सारे, आगे बढ़ाते रहें और उत्तर दें। वंडरफुल क्वेश्चन, किरण वर्मा धन्यवाद।
बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत अभी समझाऊंगा आपको। द्रव्य या मणि भी है, एक नाम ऐसे भी लिखा आ जाता है कई बार, जनरल फ्लूइड और जनरल क्रिस्टल, शॉर्ट में लिखा आता है GFGC थ्योरी किसने दी? उत्तर दें। ये उत्तर आ रहा है लगभग बच्चों का, बिल्कुल पढ़ते हो सारे, रेमंड कैटल, बिल्कुल सही है। समझ लीजिए थोड़ा सा, 3 विद्वान हैं आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, कैटल, दूसरा बर्ट व वर्णन दिया हुआ है, और तीसरा हैब, बर्ट व वर्णन और तीसरा हैब, कैटल, बर्ट व वर्णन और तीसरा हैब। हाँ देखें ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैटल ने 2 तरह की बुद्धि बताई थी, एक तो तरल और एक ठोस बुद्धि, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। हैब ने, वर्णन ने बताई थी भाई ए बुद्धि, बै बुद्धि और सह बुद्धि, और हैब ने बताई थी कै और ख बुद्धि। तो ध्यान देंगे, तरल, ए और कै, ये जो 3 है ये कौन सी बुद्धि है? वंशानुक्रम से प्राप्त क्षमता। एक बच्चा जब पैदा होता है, पीछे क्या बचगी भी? सह, और सह का मतलब है अकस्मात या फिर यकायक जो हमारी क्षमता विकसित होती है वो होती है सह बुद्धि। तो याद करें। हाँ बिल्कुल, ए उत्तर जिनका आया बहुत बढ़िया, शाबाश। आवाज आ रही है क्या भाई? आवाज कट गई लगती है ना? हाँ आवाज आ रही है भाई? हाँ, चाय केतली में नहीं, चाय नहीं पी, चाय पहले पी ली थी। हाँ घनी आवे, शाबाश। तो भाई जिन्होंने ये उत्तर दिया उनका सही है। और देखो आपके सामने तीनों वर्गीकरण भी आ गए हैं, उनको भी बड़े ध्यान से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया आ रही है आवाज। तो अगला प्रश्न अपने सामने है, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? हाँ वो दोबारा, तो बेटा दोबारा में टाइम लग जाएगा, कोई नहीं, फिर समझा देंगे। आपके सामने अगला प्रश्न आ गया, देखेंगे बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य बताना भी इसमें, यह सिद्धांत बिने ने दिया, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि अविभाज्य इकाई है, यह सिद्धांत जॉनसन के अनुसार निरंकुशवादी है, या सारे कथन सत्य हैं? बताएं भाई, उत्तर बताएं। इसको फिर समझाता हूं मैं आपको, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाँ अजय सिंह डी, कविता जी डी, बिल्कुल गुरुजी आवाज आ रही है, सामने नहीं आ रहे। अरे आवाज से ही चमत्कार हो जाएगा, अपनी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कहते हैं गुरु की आवाज पहुंच जाए, वही एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल डी उत्तर है। समझ लो, बुद्धि का एक कारक या बुद्धि का एक तत्व या बुद्धि का सिंगल फैक्टर या यूनिफैक्टर सिद्धांत, ये किसने दिया था? एल्फ्रेड बिने ने। और इसके सहयोगी कौन कौन थे बाद में जुड़ गए? साइमन हो गया, स्टर्न हो गया, जॉनसन हो गया, ये सब इसमें बाद में जुड़ गए भी। इन्होंने कहा था कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत सारी मानसिक योग्यताएं हैं, कोई तर्क है, कोई चिंतन है, कोई ध्यान है, कोई स्मरण है, कोई मनन है। इन सारी जितनी भी योग्यताएं हैं, इन सारी योग्यताओं को एक ऐसा उभयनिष्ठ कारक है हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में, जो इन सब को कंट्रोल करता है। कब क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना है, क्या पीना है। तो मतलब डिसाइड, जैसे अब आप लोग हो तो अब आपको डिसाइड करना है, जैसे कि अब 2 तरह के बच्चे हैं। एक बच्चे के दिमाग में आया कि भाई सीटें तो कम हो गई, ज़्यादा हो गई, तो मैं तैयारी करूं कि ना करूं। तो आपके अंदर जो ये उभयनिष्ठ फैक्टर है वो कहेगा कि तैयारी करो और आप जान लड़ा दोगे। तो इस प्रकार से मतलब एक उभयनिष्ठ कारक होता है हमारी बुद्धि में, उस कारक को कहते हैं निरंकुश कारक। वो कैसा कारक होता है? निरंकुश कारक होता है, और वो जो करवाना चाहता है वो करवा लेता है, उसकी मर्जी होती है। इस सिद्धांत को एक सत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, एक सत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। तो याद कर लो, एक सत्तात्मक सिद्धांत, निरंकुश कारक का सिद्धांत,
या फिर एक तत्व का सिद्धांत, एक उभयनिष्ठ कारक का सिद्धांत किसने दिया? विनय ने, और इसके सहयोगियों ने इसको आगे बढ़ाया। हाँ भाई, शेयर नहीं करोगे तो घाटा ही है बेटा, है ना, शेयर करोगे तो सबका फायदा है। तो जिन्होंने उत्तर दिया भाई कि यह सिद्धांत जो है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, उपयुक्त सारे कथन सत्य हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं। मेरी कोशिश है भी अपने एक एक सिद्धांत सारे कर लेंगे। आज की क्लास में मैक्सिमम आपको मैं सारे सिद्धांत करा दूंगा। बढ़िया लग रहा है तो लाइक शेयर बढ़ाते रहें, और अधिकतम मतलब बच्चों को जोड़ें, साथियों को जोड़ें। हाँ समझो, आवाज़ ब्रह्मांड से, बिल्कुल आवाज़ परमात्मा की आवाज़ है ये, सर की मजबूरी है बिल्कुल। देखो आपको लाभ चाहिए, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो समझते रहें, सिद्धांत समझाता रहूँगा एक से एक बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संवेगों के संबंध में असत्य कथन है। शिशुओं के संवेग प्राय अनियंत्रित होते हैं, बाल्यावस्था में संवेग सुप्त हो जाते हैं, बुद्धि संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर सकती, संवेग स्थानांतरण व प्रशिक्षण योग्य होते हैं। इसमें गलत उत्तर बताना है भाई फटाफट। शाबाश भाई, बहुत अच्छे से। हाँ मंजू आचार्य ये उत्तर दे रही है, ये तो नहीं है। गीतांजलि डी दे रहे हैं, हाँ PDF भेज देंगे जी, बिल्कुल भेज देंगे। वेरी नाइस रीड लक्की अली, बहुत धन्यवाद। एक एक प्रश्न चुन के बनाए हुए हैं, और कोशिश ये अभी आपको एक प्रश्न के माध्यम से 4-5 प्रश्न दे दूं, मैं मैक्सिमम प्रश्न दे दूं आपको। तो जुड़े रहें और अधिक से अधिक लाभ उठाते रहें भाई। मुफ्त में आपको ज्ञान बंट रहा है, और उसको लो और साथ में अपनी जांच करते रहो, इससे घाटा क्या है। तो कोशिश करें भाई। अब देखो, संवेगों की बात आई, सभी को ध्यान है। इमोशन कहते हैं संवेग को, और लैटिन में संवेग को क्या कहते हैं? इमोवियर, इमोवियर लैटिन में। और संवेग का मतलब क्या होता है? उत्तेजित होना, या फिर संवेग का मतलब होता है प्रकट होना, प्रकट होना। जैसे शेर दौड़ता है, दौड़ना, तो ये संवेग है। हंसना संवेग है, रोना संवेग है, मुस्कुराना संवेग है। अभी किसी को सरकार पे क्रोध आ रहा था, तो क्रोध भी एक संवेग है। कोई कह रहा था सर चिंता हो रही है, चिंता भी संवेग है। कईयों को एक दूसरे से ईर्ष्या होती है, सब संवेग हैं। तो संवेगों को थोड़ा समझ लो। कह रहा है कि शिशुओं के संवेग प्राय अनियंत्रित होते हैं, बिल्कुल सही है। शिशु है छोटा, आपको ध्यान है भी, रोने लग गया तो रोने लग गया, हंसने लग गया तो हंसने लग गया। कई बार शिशु जिद कर लेते हैं कि मेरे को ये चीज़ दिलाओ, और आपने कहीं बार बिता पैसा को नहीं हो जेब में, तो शिशु तो जिद कर लेते हैं मन तो अब भी दिलाओ, और नहीं तो लिट जाए बाजार के वहाँ, रोते हैं जोर जोर से। तो रोना हंसना ये शिशु कंट्रोल नहीं कर पाते, शिशु भूख कंट्रोल नहीं कर पाते। शिशु जो है, जैसे मान लो बाथरूम वगैरह आ रहा है, उनको मूत्र त्याग, तो उनको करना ही पड़ता है, चाहे वो बस में बैठे हों तो भी उनको बाथरूम आया तो करेंगे। तो शिशुओं के संवेग अनियंत्रित होते हैं, सही है। बाल्यावस्था में संवेग क्या हो जाते हैं? सुप्त। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं लेटेंसी, लेटेंसी। लेटेंसी शब्द फ्रायड का दिया हुआ है बाल्यावस्था के लिए, इसको कहते हैं सुप्तावस्था, सुप्तावस्था। इस उम्र में बच्चों के संवेग कंट्रोल हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं, सुप्त हो जाते हैं। फिर चौथे नंबर पे कहता है कि संवेग स्थानांतरण व प्रशिक्षण योग्य हैं। आप देखो, क्या नहीं भी काड़ो दौड़ो सागर है, तो भाई रंग ना तो अकल तो विषय जे, अकल ना तो मतलब एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। वो था ना लालू यादव का चुटकुला कि भाई लालू जी एक बार अंग्रेजी सीखने के लिए अमेरिका चले गए, व्हाइट हाउस, और उस टाइम बिल क्लिंटन वहाँ राष्ट्रपति थे। तो कई दिन वहाँ बीत गए, तो एक दिन राबड़ी देवी जी ने सोचा कि चलो पता तो करेंगे लालू जी कितनी अंग्रेजी सीख गए। तो उन्होंने व्हाइट हाउस फ़ोन मिलाया, तो आगे से क्या जी ललवा है क्या? तो आगे से जवाब आया कि नहीं ललवा तो नहीं है, हम तो बिलवा बोल रहा हूँ। तो वो बात है कि वो लालू जी खुद तो अंग्रेजी सीखे नहीं, और बिल क्लिंटन को बिहारी सिखा दी गई। तो संवेग जो हैं वो स्थानांतरण योग्य होते हैं, एक दूसरे के अंदर आ जाते हैं। क्रोधी को शांत आदमी में रखो तो उसमें कुछ ना कुछ आ जाएंगे गुण, और शांत को क्रोधियों के साथ रखो तो हो सकता है वो क्रोधी हो जाए। प्रशिक्षण, संवेगों की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं तो बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये शब्द गलत है। बुद्धि संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर सकती, क्योंकि कहते हैं कि जो बुद्धि है ऐसी चीज है कि जब संवेग हावी हो गया तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। कहते ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई, दिमाग खराब हो गया, संवेग हावी हो गया तो बुद्धि काम नहीं करती, सही गलत में अंतर नहीं हो पाता। तो ये इसका उत्तर है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। समय भी हमने देखना है, समय के साथ चलना है, प्रश्न अभी बहुत हैं। 40वां प्रश्न आ गया, तो आगे बढ़ाते रहें, लाइक और शेयर आगे बढ़ाएं भाई। 700 कर दो, अभी 686 है।
स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत में असंगत है। स्पीयरमैन का सिद्धांत अभी समझाऊंगा आपको, जिनको आता है वो उत्तर दें। स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत में असंगत है। बुद्धि में सामान्य व विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। सामान्य कारक प्रजा व विशिष्ट कारक राजा है। एस कारक प्रशिक्षण योग्य है और एस कारकों का समूह ग्रुप फैक्टर कहलाता है। आप उत्तर दीजिए, मैं आपको उतने समझाता हूं। स्पीयरमैन का सिद्धांत द्विकारक सिद्धांत। स्पीयरमैन का सिद्धांत द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी या बाई फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर या बाई फैक्टर थ्योरी। स्पीयरमैन कहता है कि प्रत्येक इंसान के अंदर जो है दो प्रकार की योग्यताएं होती हैं। एक तो सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता, और दूसरी विशिष्ट योग्यता, विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो आप सभी बुद्धिमान हो, सभी जानते हो कि जब एक बच्चा जन्म लेगा तो धीरे धीरे पहले उसमें थोड़ा थोड़ा सामान्य ज्ञान आएगा, थोड़ा थोड़ा सामान्य ज्ञान आएगा। इसको कहते हैं जनरल फैक्टर, जनरल फैक्टर यानी जी। और धीरे धीरे वही बच्चा किसी न किसी सब्जेक्ट में, किसी न किसी क्षेत्र में क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा यानी एस। सिंपल भाषा में याद कर लो कि जैसे 10वीं तक अपने सारों के अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित सारे सब्जेक्ट एक से ही लगते थे, लेकिन 11वीं में किसी ने साइंस ले लिया, किसी ने कॉमर्स ले लिया, किसी ने आर्ट्स ले लिया, और धीरे धीरे वो उसमें विशिष्ट होते गए अपने अपने सब्जेक्ट में। तो पहले कौन सी योग्यता होती है, सामान्य, फिर कौन सी होती है, विशिष्ट। सामान्य योग्यता को क्या कहते हैं भाई, सामान्य योग्यता होती है राजा, और विशिष्ट योग्यता क्या होती है, प्रजा। तो ये जो आपके सामने है कि सामान्य कारक प्रजा और विशिष्ट कारक राजा है, ये गलत है। सामान्य कारक तो क्या होता है जी, राजा, और विशिष्ट कारक क्या होता है, प्रजा होता है। और एक बात और, जो सामान्य कारक होता है वो तो सामान्य गति से बढ़ता रहता है, लेकिन विशिष्ट कारक को प्रशिक्षण लेना पड़ता है, जो प्रशिक्षण द्वारा विकसित हो। जैसे मैं आपको साइको पढ़ा रहा हूँ तो इसके लिए प्रशिक्षण और लंबा अनुभव, प्रशिक्षण और लंबा अनुभव है। तो जिसमें खूब समय का अनुभव हो, प्रशिक्षण हो, वो कौन सा कारक होता है भी, विशिष्ट होता है। और सामान्य कारक सभी में खूब मात्रा में होता है, विशिष्ट कारक प्रत्येक में किसी न किसी क्षेत्र में, एक आध क्षेत्र में ही होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। रमेश कुमार जी, टेक्निकल टीम मेहनत कर रही है, और आप प्रयास बढ़ाते रहो, लगे रहो। हाँ, बहुत बहुत अच्छे से उत्तर दे रहे हो आप, और जुड़े रहो। 700 क्रॉस करा दिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते रहो, लाइक शेयर बढ़ाते रहो। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। कोशिश ये है, अभी आपको सिर्फ प्रश्न थोड़ी पढ़ा रहे हैं हम, प्रश्नों के साथ साथ एक एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो एक सैंपल है, ये तो एक बेसिक है। आगे और सीखेंगे, फिर टेस्ट सीरीज होगी, फिर होगी, 2-2, 3-3 बार होगी। अगला प्रश्न आ गया भाई। हाँ, अगला प्रश्न आ गया। बुद्धि, निर्णय, तर्क और नियंत्रण करने की योग्यता है। बुद्धि, निर्णय, तर्क और नियंत्रण करने की योग्यता है, किसने कहा? देखें तो भाई उत्तर दें इसका। बुद्धि निर्णय करने की, तर्क करने की और नियंत्रण करने की योग्यता किसने कहा? हाँ, गुरुदेव सिंह कह रहे हैं जी, सी उत्तर है। मकबूल जी बी बता रहे हैं। हाँ, कुछ सी उत्तर आने लग गए भाई। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश कर रहे हो आप, बढ़िया कोशिश कर रहे हो। बी नहीं है बेटा, सी उत्तर है। सीधा याद कर लो, तर्क बर्ट, तर्क बर्ट, बर्ट तर्क, तर्क बर्ट। तो याद हो जाएगा कि भाई तर्क आ जाए तो बर्ट है। बुद्धि तर्क करने की योग्यता है, तर्क बर्ट, बर्ट तर्क, तो याद हो जाएगा भाई। तो आपके सामने देखो एक परिभाषा टर्मन की अभी अभी बताई थी। मन में क्या उत्पन्न होते हैं? टर्मन। मन में क्या उत्पन्न होते हैं? विचार। तो टर्मन कहता बुद्धि अमूर्त विचारों की योग्यता है। विचार कहाँ होते हैं? मन में। तो रट्टा मार लो, मन में क्या होते हैं? विचार। टर्मन। अलवर से नमस्ते, सीताराम जी नमस्ते जी। दूर दूर से बच्चे जुड़ते हैं, पिछली बार भी कोई नागौर से, कोई कहीं से, दूर दूर से बच्चे जुड़ रहे थे। तो बड़ी खुशी होती है कि बच्चों को हम कुछ दे पा रहे हैं। तो एक भाई इसमें दिया वुडवर्थ। तो वुडवर्थ कहता है कि बुद्धि कार्य करने की विधि है। बुद्धि कार्य करने की विधि है। तो याद कर लो भाई वुडवर्थ, और वर्थ को क्या बना लो? वर्क। तो एक बार बोल के देखो, वुड वर्क, वुड वर्क, वुड वर्क, और वर्क मैंने कार्य, वुड वर्क और वर्क मैंने कार्य। तो याद हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब अपने हिंट बना के याद करो। देखो हमने कितनी सारी परिभाषाएं कर ली।
तो बुद्धि तर्क करने की योग्यता है, तर्क बर्ट, और कार्य करना वर्क तो वुड वर्थ, और टर मन, मन में क्या उत्पन्न होते हैं, अमूर्त विचार। हाँ, विधियां सिद्धांत सारे करेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत अभी कराऊंगा, सिद्धांत भी समझाऊंगा, पहले आप उत्तर दीजिए। हाँ, लगे रहें, साथ में जुड़े रहें, और साथियों को भी ग्रुपों में भी शेयर करें, उनका भी लाभ हो। स्वार्थी होना ठीक नहीं होता, अपने साथियों को जोड़ें, अधिकतम प्रयास करें, उनको भी हेल्प करें। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के अंतर्गत शामिल, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के अंतर्गत शामिल न होने वाला कथन बताना भाई। शामिल न होने वाला कथन कौन सा है? इसे बालुका सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्यतः एक उभयनिष्ठ कारक होता है। बुद्धि स्नायु तंतुओं का योग है और बुद्धि में 3 आयाम होते हैं। उत्तर दीजिए। कुछ बच्चे बी उत्तर दे रहे हैं, सुमन बी उत्तर नहीं है। भादरा से नमस्कार, सुरेश जी नमस्कार, मेरा पुराना भादरा, शाम पाठशाला की याद करा दी। हाँ, कुछ बच्चे डी उत्तर दे रहे हैं, सुमन, बादल, सिकंदर डी उत्तर दे रहे हैं। दुर्गा जी बी उत्तर दे रही हैं। नहीं जी, देखो बुद्धि में प्रमुखतः 3 आयाम होते हैं, और 3 आयाम तो आपको पता है किसने बताए थे? गिलफोर्ड ने। 3 आयाम का सिद्धांत तो किसने दिया था? गिलफोर्ड ने, जिसको त्रिआयामी सिद्धांत कहते हैं। त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशन थ्योरी, ये तो किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। तो थोड़ा सा समझ लो इसको, बहुत अच्छा सिद्धांत है, बहुकारक सिद्धांत है। इसको जैसे थॉर्नडाइक ने दिया था, थॉर्नडाइक बहुकारक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। इसको बालू के ढेर का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये बालू का ढेर है, ये बहुत सारी रेत है, रेत के कण हैं, बालू का ढेर है। तो बालू के ढेर को हम गिन के नहीं बता सकते ना कि इसमें कितने कण हैं। इसी प्रकार बुद्धि के अंदर हम ये नहीं बता सकते कि बुद्धि में कितनी मानसिक योग्यताएं होती हैं। दूसरी बात, इस सिद्धांत का नाम है परमाणुवादी या आणविक सिद्धांत भी है। परमाणुवादी या आणविक सिद्धांत। जैसे चुंबक है तो उसको अपने तोड़ते हैं, 10 टुकड़े कर लो, 20 कर लो, 50 कर लो, तो हम ये बता सकते हैं कि उसको जब बहुत सारे टुकड़े कर देंगे कि इस चुंबक के अंदर कितने टुकड़े हैं। तो इसी प्रकार जो है बुद्धि के अंदर कितने मानसिक कारक है, इनकी गिनती नहीं की जा सकती, पहली बात। इसलिए इसे बालू का या परमाणुवादी सिद्धांत कहते हैं। दूसरा ये कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार एक उभयनिष्ठ कारक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि बुद्धि में एक उभयनिष्ठ कारक होता है जो सारे कारकों पर नियंत्रण रखता है। ये जितने भी कारक हैं, कोई भी क्रिया आप करोगे तो उस पर नियंत्रण करने के लिए हमारे अंदर कौन सा कारक होगा? एक उभयनिष्ठ कारक होगा जो सारी क्रियाओं पर नियंत्रण करेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या उचित है, क्या अनुचित है। बीकानेर से जसरा सर से नमस्कार, बीकानेर के मेरे विद्यार्थियों बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार भाई, आप जुड़े और आपको लाभ होगा। आगे देखें, बुद्धि स्नायु तंतुओं का योग है। तो इन सारी जितनी भी मैंने ये बनाई है इनको क्या कहते हैं? स्नायु तंतु, इनका योग है। एक नाम और याद कर लो, इस सिद्धांत को मात्रा सिद्धांत भी कहते हैं। मात्रा सिद्धांत भी कहते हैं, इसको ये भी याद कर लो कि बुद्धि में स्नायु तंतुओं की मात्रा अनुभव से बढ़ती रहती है। हाँ, एक प्रश्न आया, बुद्धि अर्जित है जन्मजात? तो याद कर लो, बुद्धि जन्मजात है, अर्जित नहीं होती। वातावरण के प्रभाव से बुद्धि परिपक्व होती है, इस बात का रट्टा मार लो। बुद्धि अर्जित कभी नहीं होती, अनुभव अर्जित होते हैं, ज्ञान अर्जित होता है वातावरण के प्रभाव से। सुरेश जी कह रहे हैं बीकानेर में ऑफलाइन कोचिंग की थी, बड़ा धन्यवाद, बड़ी खुशी होती है बच्चे साथ में जुड़ रहे हैं। तो आपके सामने सिद्धांत अभी थोड़ा सा ही समझाया है क्योंकि टेस्ट सीरीज है, लेकिन कोशिश रहेगी कि और क्लासों में और अच्छे से आपको समझा दें भाई। अगला प्रश्न आपके सामने, असंगत युग्म छांटिए। ये देखें तो भाई किसी का गलत हुआ तो गलत नहीं होना चाहिए, ये मुझे पूरी उम्मीद है। आपने चाचा वाला उदाहरण नहीं दिया, जो टेलर भी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हाँ मेरे एक चाचा जी हैं जो टेलर भी हैं और जो चिनाई के मिस्त्री भी हैं और टीचर भी हैं। तो मतलब एक आदमी के अंदर कई प्रकार की बहुमानसिक योग्यताएं हो सकती हैं। तो देखें, असंगत युग्म छांटें और अधिकतम लाइव बढ़ाएं, अधिकतम शेयर बढ़ाएं, अधिकतम सब्सक्राइबर बढ़ाएं भाई, ताकि हमें खुशी हो। हमारे लिए तो यही इनाम है, कोई आपसे कुछ चाहिए थोड़ी। बहुत ही ज़बरदस्त, जानदार, धाकड़, लाजवाब, खत्री सर, रमेश जी बड़ा धन्यवाद। हाँ, उत्तर भी दीजिए, बे उत्तर आ रहे हैं कुछ।
त्रिआयामी गिलफोर्ड का भी तो बताया भाई, वह कैसे आ सकता है। कुछ डी दे रहे हैं उत्तर। हाँ, बुद्धि बिल्कुल जन्मजात होती है, प्रमिला जाट बिल्कुल जन्मजात होती है, वातावरण से तो केवल परिपक्वता आती है बुद्धि में। और ये याद कर लो कि बुद्धि कब तक परिपक्व हो जाती है, लगभग किशोरावस्था तक मैक्सिमम परिपक्वता आ जाती है, किशोरावस्था तक। हाँ, दया उत्तर आ रहे हैं भाई। त्रिविमीय सिद्धांत थ्रस्टर ने थोड़ी दिया था, त्रिविमीय जो सिद्धांत है वो त्रिआयामी को ही कहते हैं। तो थोड़ा शब्द बदल दिया और हमारा गलत हो जाता है कईयों का। त्रिविमीय किसको कहते हैं, त्रिआयामी को ही कहते हैं। और ये किसने दिया था, गिलफोर्ड ने दिया था। तो देखो त्रिकारक एक शब्द आया, त्रिकारक। त्रिकारक स्पीयरमैन का है, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले द्विकारक। त्रिकारक किसका है, स्पीयरमैन का। हाँ, थोड़ा सा याद कर लो सर जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सबको सत श्री अकाल। हाँ भाई, पूरी तरह से परिपक्व संवेग कब तक हो जाते हैं, तो संवेगों की वैसे तो परिपक्वता की कोई आयु नहीं है, लेकिन फिर भी यह माना जाता है कि संवेगों की परिपक्वता, शारीरिक परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता किशोरावस्था की समाप्ति तक हो जाती है। प्रभात राम जी बिल्कुल नमस्कार जी, कुचामन से, कुचामन वासियों को नमस्कार। पूरा राजस्थान जुड़ता है तो बड़ी खुशी होती है, जुड़े रहो। हाँ, मेरे बेस्ट गुरु जी खत्री जी, सुरेश जी, बड़ा धन्यवाद, दिल खुश कर दिया। सिद्धांत समझो। स्पीयरमैन कहता कि एक तो जी फैक्टर है जो अभी हमने पढ़ा था, एक एस फैक्टर है, एस फैक्टर। और मैंने आपको बताया था कि जो एस फैक्टर होता है वो विशिष्ट होता है। जैसे मैं साइको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा एस फैक्टर है। किसी का हिंदी, किसी का अंग्रेजी एस फैक्टर हो सकता है, किसी का क्रिकेट, किसी का फुटबॉल एस फैक्टर हो सकता है, किसी का सिंगिंग एस फैक्टर हो सकता है। लेकिन कई लोगों में एक से अधिक एस फैक्टर भी हो सकते हैं, एक से अधिक एस फैक्टर भी हो सकते हैं। तो इस एक से अधिक एस फैक्टर को क्या कहते हैं, ग्रुप फैक्टर, ग्रुप फैक्टर। तो ये ग्रुप फैक्टर तीसरा जुड़ गया, तो एक हो गया एस जी, एक हो गया एस, और एक तीसरा ग्रुप ऑफ एस। एफ सबसे पहले तो जी फैक्टर, फिर एस फैक्टर, और तीसरा ग्रुप ऑफ एस। तो इस तरह से याद करें। हाँ, नमस्कार जी, लाल सोट दोसा से। मैंने भी इंडोन से बीएड की है, आपके एरिया से ही है, बड़ी खुशी हुई। हाँ भाई, तो ये तो था त्रिकारक। एक है आपके सामने त्रिआयामी, त्रिआयामी। इसको एक बार छोड़ दो, ये आगे प्रश्न आएगा, गिलफोर्ड का सिद्धांत है, आगे प्रश्न आएगा तो पूरा सिद्धांत समझा दूंगा। एक है त्रितांत्रिक, ये स्टर्नबर्ग का है, और स्टर्नबर्ग ने 3 तंत्र बताए थे बुद्धि में। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि में कितने तंत्र बताए थे, 3 तंत्र बताए थे, याद कर लो। एक तो संसाधित घटक, संसाधित घटक, दूसरा प्रसंगाश्रित घटक, प्रसंगाश्रित घटक, और तीसरा बताया था अनुभवजन्य घटक, अनुभवजन्य घटक। यानी जो इंसान है उसकी बुद्धि में कुछ तो अनुभवों से ज्ञान बढ़ता है, कुछ प्रसंग यानी मौके पे जो हम काम करते, जैसे सुल्तान के सामने प्रसंग आ गया था कि भाई केले ऊंचे थे और प्राप्त करने थे, तो जैसा प्रसंग आ जाए उसके अनुसार बुद्धि को यूज कर लिया, मौके के अनुसार। गुरुजी दीवार पर नाम जो लिखता था वो बात सुना दो। जरूर सुनाएंगे, मौका आने दो। और संसाधित घटक कि न्यूनतम संसाधनों से जो अधिकतम काम चला ले, वो होते हैं जी संसाधित घटक। तो इस प्रकार से बुद्धि में कितने प्रकार के घटक हो गए, स्टर्नबर्ग के अनुसार संसाधित घटक, प्रसंगाश्रित घटक और अनुभवजन्य घटक। तो आगे बढ़ते हैं, समय का भी हमें ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, इसका उत्तर आपके सामने है। त्रिविमीय सिद्धांत थ्रस्टन ने नहीं दिया, गिलफोर्ड ने दिया था। तो शाबाश भी मेरे बच्चों, बहुत खुशी हो रही है। रीट लेवल 1 में BSTC कैन अप्लाई, तो अभी इसके बारे में भी गाइडलाइन आ रही है कि BSTC वाले तो करेंगे ही। सर मेरे MA के आधार पर B.Ed है। हाँ, तो और MA में 46 है, जिसने B.Ed कर रखी है ना वो फॉर्म लगा सकता है, जहाँ तक मेरे समझ में आई है। निम्न में से बुद्धि का प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। हाँ वेरी गुड, पढ़ाते हैं सर जी लक्की अली, बहुत धन्यवाद लक्की अली जी। कहाँ के हो रहने वाले, बहुत बढ़िया, आपके हौसला अफजाई के लिखे हुए आते हैं। हाँ दोस्तों, दीवार पर जो नाम लिखा था वो स्टोरी मुझे याद है। तो संकल्प वाले कह रहे हैं, साथी विकास जी बैठे हैं, विकास जी ज्योग्राफी वाले, वो कह रहे हैं मुझे याद है। तो आपको भी सुनाएंगे, वो क्रियात्मक अनुसंधान में सुनाएंगे, क्रियात्मक अनुसंधान टॉपिक में। तो एक बार जुड़े रहो, अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। निम्न में से बुद्धि का प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत नहीं है। उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए भाई। सी उत्तर आया एक, RL देथरवाल। हाँ, आप बहुत ही महान गुरुदेव हो जी, सुरेश जी धन्यवाद। परमात्मा सबको तरक्की दे।
हाँ सर लोकल लाभ में समझाओ, बिल्कुल समझाएंगे। पहले इसका उत्तर दो तो फटाफट देखें। निम्न में से बुद्धि का प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत नहीं है, कोई बी दे रहा है कोई ए दे रहा है, नहीं आता। मैं बताता हूँ। बुद्धि के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया। बुद्धि के सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। एक तो है बुद्धि के कारक विश्लेषण सिद्धांत। कारक विश्लेषण सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो है बुद्धि का कारक विश्लेषण सिद्धांत है और दूसरे हैं बुद्धि के प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। तो कारक विश्लेषण में तो आप याद कर लो, जैसे एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, ये सिद्धांत जो हैं ये तो हैं कारक विश्लेषण। और जो आपके सामने प्याजे, स्टर्नबर्ग और जेपी दास, ये तीनों जो हैं ये कौन से हैं? प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत हैं। तो पीछे क्या बच गया? बिने का एक कारक के कारक विश्लेषण सिद्धांत है। समझ में आ गया होगा। मोनिका जी आप लाइक एंड शेयर भी कर दो। हाँ करो जी, कोशिश करो सभी लाइक शेयर भी करो और गुरुजी का हौसला बढ़ाओ। हाँ सर ऑफलाइन क्लास 19 तारीख से कह रहे हैं संजय जी कि अगर 15 को खुल गया तो 19 से ऑफलाइन लगा देंगे भाई। और ये साथ चलती रहेगी, ऐसा नहीं है भाई आपको नुकसान होगा, ये भी साथ में टेस्ट सीरीज और चलेगी। हाँ सर मेरा कमेंट नहीं आ रहा। कानाराम जी नमस्कार, आपका कमेंट भी आ गया। हाँ लक्की अली जी का रियल नाम शकीला बेगम है टिब्बी से। अच्छा जी चलो अच्छी बात है बेटा, जुड़े रहो, कोई बात नहीं, नाम में कुछ नहीं है, बस अपनी पहचान बनाए रखो। तो याद कर लो बुद्धि के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया। प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत कौन कौन से हैं? प्याजे, स्टर्नबर्ग और जेपी दास का पास मॉडल। और कारक विश्लेषण में कारक 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 आ गया तो क्या हो जाएगा? कारक विश्लेषण हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। लाइक कमेंट बढ़ाते रहें, हमारा हौसला बढ़ाते रहें। आपको और इससे भी अच्छा टेस्ट सीरीज होगा। अगला टॉपिक आपको अगली क्लास में मूल्यांकन और क्रियात्मक अनुसंधान, मूल्यांकन और क्रियात्मक अनुसंधान का टेस्ट होगा भी अगला, उसकी तैयारी रखना। गुरुवार को वही 5:30 बजे आपका टेस्ट होगा, मूल्यांकन और क्रियात्मक अनुसंधान। तो ये भी तैयारी साथ में करते रहना। हिमांशु शर्मा सर सभी स्टेट में लेवल 1 में बीएड, हाँ अपने नहीं है, देखो सरकारों की सोच है वो, एक बार अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। आपके इन प्रश्नों को भी संजय जी अलग से क्लास में बताएंगे। हाँ एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने दिया था बेटा। तो देखो भाई भावनात्मक बुद्धि के संदर्भ में गोलमैन ने जो है कौन सी चीज को शामिल नहीं किया? स्व जागरूकता, स्व नियंत्रण, सामाजिक जागरूकता, सामाजिक प्रबंधन, स्व अभिप्रेरणा, स्व संयम, सामाजिक पुनरुत्पादन, सामाजिक आवश्यकता, इनमें से कौन सा नहीं है? उत्तर देने की कोशिश करें भाई। गोलमैन ने क्या क्या दिया और क्या नहीं दिया? डी उत्तर आ रहा है, बिल्कुल जिनका डी उत्तर आ रहा है बिल्कुल सही है, ध्यान से समझेंगे। भावनात्मक बुद्धि यानी संवेगात्मक बुद्धि, और संवेगात्मक बुद्धि में गोलमैन ने 2 हिस्सों में बांटा, इसे याद कर लो। 2 हिस्सों में बटी संवेगात्मक बुद्धि, एक तो व्यक्तिगत और एक सामाजिक। तो याद कैसे करोगे कि भाई जो आदमी अपना व्यक्तिगत प्रबंधन कर लेता है, स्वयं को जान लेता है, और जो आदमी सामाजिक प्रबंधन को भी समझ लेता है, ये 2 क्षमताएं जिसमें हैं उसमें कौन सी बुद्धि है? संवेगात्मक बुद्धि है। तो याद करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संवेगात्मक बुद्धि क्या है। तो 2 शब्द हैं अपने सामने, एक तो भावना यानी संवेग और एक बुद्धि। तो याद करें कि भाई अकेला संवेगों से जो काम लेगा वो भी जिंदगी में कहीं ना कहीं मार खा जाएगा, और दूसरा जो है भाई अकेली बुद्धि से काम लेगा तो उसको लोग पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए संवेगों को भी साथ लेके चलो और बुद्धि से भी काम लो, दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलो। हाँ संजय स्वामी, राजेंद्र स्वामी है क्या? राजेंद्र स्वामी सर मेरा कमेंट आता है क्या? सर बिल्कुल आपका कमेंट आ गया, पढ़ लिया। हरियाणा में कहाँ है सर बीएड वाले स्वामी? हाँ देखें आगे। तो संवेगात्मक बुद्धि में 2 शब्द याद कर लो, एक तो स्वयं को जानना और एक दूसरों को जानना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवेगात्मक बुद्धि में से एक प्रश्न पढ़ता ही पढ़ता है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संवेगात्मक बुद्धि। बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में अभी तक बुद्धि परीक्षण पे क्वेश्चन नहीं आया था, तो आपके सामने
बुद्धि परीक्षण भी आ गया। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद जी। भीलवाड़ा भी आने का अवसर मिला था एक बारी। संवेगात्मक बुद्धि से, हाँ ये गोलमैन की पुस्तक है, जो गोलमैन है उसकी पुस्तक का नाम एक बच्चे ने लिखा, सबके काम की है कि भाई संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। दो तरह के लोग हैं, जो आदमी केवल संवेगों से काम लेगा वो भी मार खाएगा जिंदगी में, जो आदमी अकेली बुद्धि से काम लेगा वो भी गलती करेगा, और जो आदमी संवेग और बुद्धि दोनों को जोड़ के निर्णय लेगा वो कहते हैं जिंदगी में 80% सफल होते हैं, और अकेले संवेग या अकेली बुद्धि वाले जिंदगी में 20% सफल होते हैं। ये गोलमैन ने कही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। नाइस टीचिंग सर, विद्या जी बहुत बहुत धन्यवाद। नौर के धरातल से, बिल्कुल नौर में भी मैं एक बार आया था लंबी क्लास लेने, मुझे याद आता है नौर के बच्चों ने बड़ा स्वागत किया था। बहुत खुशी हो रही है, आप लोग जुड़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे से आप उत्तर भी दे रहे हैं, ये भी बात है। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाँ जी, अन्न का कटोरा पंजाब से सादर प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम सबको। खत्री सर जिंदाबाद, रमेश जी धन्यवाद। सर कल्याण जी मंदिर, बहुत दूर से भी, डिग्गी से भी बच्चे जुड़े हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। सर अभी बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुवाद, हाँ ये भी प्रश्न आएगा आगे तो बता दूंगा आपको कि भारतीय अनुवाद किसने किया और कब किया वो भी बताऊंगा। एक प्रश्न आएगा, नहीं तो वो प्रश्न रह जाएगा। बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में उत्तर दीजिए। डी उत्तर आने लग गए। जालमचंद पारगी, रितु सिडाना, काफ़ी बच्चों के डी उत्तर आ रहे हैं। तारावंती, विमलेश, डी उत्तर आ रहे हैं। तो आपके सामने देखिए, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण विनय साइमन ने बनाया, बिल्कुल सही है। CH राइस ने हिंदुस्तानी परीक्षण बनाया, इसको कहते हैं विनय का भारतीयकरण, विनय का भारतीयकरण, यही है वो आपका जो प्रश्न पूछ रहे थे। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किसने बनाए थे? मुनरो ने, ये बहुत अच्छा है। तो सारे उत्तर सही हैं, बहुत ही अच्छा आपके लिए टेस्ट सीरीज है, और कोशिश करें अधिक से अधिक उत्तर हल करने की कोशिश करें। अगला प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, ध्यान देंगे। सर मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मुकेश जी क्या पूछा था, मैंने ध्यान नहीं किया, दोबारा लिख दो। सर बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुवाद तो आ गया ना, CH राइस ने किया था। CH राइस ने, वो लाहौर के थे उस टाइम, लाहौर जो है इंडिया में ही था, इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था। तो अच्छा, बेनाडा में है कल्याण जी, बिल्कुल। तो बुद्धि लब्धि के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। बुद्धि लब्धि के संदर्भ में इनमें से, अब बुद्धि लब्धि पूछ रहा हूँ मैं, ये ध्यान देना थोड़ा सा। बुद्धि तो पढ़ ही रहे हैं, अब एक शब्द क्या जुड़ गया, बुद्धि की लब्धि, यानी बुद्धि का लब्धांक, यानी IQ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, बुद्धि की लब्धि। तो इसके बारे में आपका प्रश्न है भाई कि बुद्धि लब्धि के बारे में कौन सा कथन असत्य है। बुद्धि लब्धि का विचार सर्वप्रथम स्टर्न ने दिया था कि नहीं दिया था? बुद्धि लब्धि का प्रारंभिक सूत्र स्टर्न ने दिया था कि नहीं? या साइमन ने बुद्धि लब्धि के सूत्र में संशोधन किया था कि नहीं किया? या सारे कथन सत्य हैं? उत्तर दें। कुछ बच्चे तो डी अंदाजा लगा लेते हैं, डी नहीं है भाई, ये ज़्यादातर उत्तर बता रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे सी उत्तर बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही उत्तर है। देखो याद कर लो भी, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। इतना सूत्र तो दिया था स्टर्न ने, और कब दिया था? 1912 में। किसके साथ मिलकर दिया था? याद कर लो, कुहलमान के साथ। स्टर्न ने 1912 में कुहलमान के साथ मिलके इतना सूत्र दिया था। और इसमें गुणा 100 किसने जोड़ा? गुणा 100 जोड़ा जी टर्मन ने 1916 में। गुणा 100 किसने जोड़ा? टर्मन ने। कब जोड़ा? 1916 में। तो याद कर लो, हाँ याद कर लो इसको, टर्मन ने गुणा 100 जोड़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दो बातें और बता दूं। एक होता है बेसल वर्ष, बेसल वर्ष, इसका मतलब होता है कि कोई मान लो 12 वर्ष का बच्चा है और वो 12 वर्ष के बराबर ही, 12 वर्ष के बराबर ही उसका दिमाग है। शरीर की उम्र भी 12 वर्ष और दिमाग की उम्र भी 12 वर्ष। तो 12 से ऊपर उत्तर नहीं दे पा रहा तो उसका बेसल वर्ष क्या हो गया? 12 वर्ष हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से हल करते रहें, लाइक शेयर बढ़ाते रहें भाई, साथियों को जोड़े रखें। अगला प्रश्न देखें।
अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। गोडार्ड का यह कथन है। बताओ, सीटेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज तो बहुत मजा आया सुरेश जी, बिल्कुल एक से बढ़ के एक प्रश्न आएंगे। अपना मूल्यांकन करते रहें, अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। तो बताएं भाई, इस प्रश्न के अंदर इस प्रश्न में क्या उत्तर होगा कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। ये क्या है? ये बुद्धि की अभिवृद्धि की बात हो रही है, या लैंगिक भिन्नता की बात हो रही है, या बुद्धि वितरण की बात हो रही है, या आर्थिक विवरण की बात हो रही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी उत्तर आने लग गए, काफ़ी बच्चों ने सी उत्तर दिया है। तो ये वितरण आपको बता दूं, गोडार्ड का बुद्धि का वितरण है ये। गोडार्ड ने कहा कि दुनिया में लगभग 50% लोग तो क्या होते हैं जी, औसत या सामान्य होते हैं। 50% लोग जो हैं टोटल में से औसत या सामान्य होते हैं, और लगभग 14% लोग पिछड़े होते हैं। पिछड़े बच्चे पिछड़े होते हैं 14%, और 14% जो हैं ये बच्चे औसत उच्च होते हैं। औसत उच्च होते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि लगभग 7% जो बच्चे हैं वो यूँ समझ लीजिए पिछड़ों से थोड़े से नीचे, यानी 50 से 70 बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। और 3% बच्चे 25 से 50 यानी मूढ़ बुद्धि के होते हैं। और 1% जो बच्चे हैं वो 0 से 25 यानी जड़ होते हैं। इसी प्रकार इधर भी कहता है वो कि लगभग 7% लोग जो हैं वो उत्तम बुद्धि के होते हैं, और लगभग 3% बच्चे जो हैं वो अति उत्तम होते हैं, अति उत्तम। और 1% क्या होते हैं आप सभी जानते हो, प्रतिभाशाली होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से करें। तो बुद्धि का वितरण किसने दिया? गोडार्ड ने। अलग अलग टेबल आती हैं, तो गोडार्ड का बुद्धि का वितरण है आपके सामने है, इसको ध्यान से समझें। औसत कितने? 50, पिछड़े कितने? 100 में से 14, और 50 से 70 वाले 7%, 25 से 50 वाले 3%, और जड़ बुद्धि के 1% होते हैं। इसी प्रकार 14% औसत उच्च, 7% उत्तम, 3% अति उत्तम, और प्रतिभाशाली तो दुनिया में 1% ही होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, तो ध्यान से देखेंगे। इसका उत्तर है बुद्धि का वितरण। बुद्धि का वितरण किसने दिया? गोडार्ड ने दिया। सर आपको ऑप्शन बहुत अच्छे से आप समझा रहे हो, तो यही है ज़रूरी कि हमें सारे ऑप्शन समझ में आ जाएं, अधिक से अधिक हमें नॉलेज हो जाए इसका। अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ वो सही था उत्तर सबका, शाबाश। तो लाइक शेयर बढ़ाते रहें, आगे बढ़ें, जोर से बोलो लाइक लाइक। बिल्कुल, लाइक ही तो गुरुजी के लिए है, और मेरे को क्या चाहिए। तो चलते रहें भी आगे। गार्डनर आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट गार्डनर। गार्डनर में से 100% एक प्रश्न आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गार्डनर। सी टेट देख लो, हरियाणा पंजाब टेट, राजस्थान टेट, सब में गार्डनर में से एक प्रश्न आता है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो है उसके अंतर्गत बुद्धि क्या है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि क्या है? तो कौन सी बुद्धि पूछ रहा है? स्वयं को जानने की बुद्धि। जो व्यक्ति स्वयं को जानता है। हाँ उत्तर आने शुरू हो गए हैं। ये उत्तर आ रहा है बहुत सारे बच्चों का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, अभी बहुत सारे बच्चों ने ये उत्तर दिया। समझ लो, 2 शब्द इसमें इंपॉर्टेंट। अंत व्यक्तिक बुद्धि, जिसको कहते हैं इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रा पर्सनल, और एक होती है अंतर व्यक्तिक बुद्धि, अंतर व्यक्तिक, जिसको कहते हैं इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस। तो याद कर लो, जो स्वयं को जान गया, जो स्वयं को जान गया वो कौन सी बुद्धि? अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। और जो दूसरों को जान गया, जैसे डॉक्टर है या इंटरव्यू लेने वाला है, जो दूसरों को जान गया उसकी बुद्धि अंतर व्यक्तिगत बुद्धि कहलाती है। इसके अलावा इसमें प्रकृतिवादी बुद्धि भी दी हुई है, वो भी समझ लो। इसका उत्तर तो यही है। प्रकृतिवादी बुद्धि किसमें होती है? जो किसान है उसमें प्रकृतिवादी बुद्धि है। इसी के साथ साथ जैसे जीव वैज्ञानिक हैं, इनमें प्रकृतिवादी बुद्धि है। कृषि विशेषज्ञ में प्रकृतिवादी बुद्धि है। और अस्तित्ववादी बुद्धि क्या होती है? ये होती है दार्शनिक में, दुनिया कब बनी, किस तरह से आगे आविष्कार हुए। तो इस प्रकार से प्रकृतिवादी बुद्धि
दार्शनिकों में होती है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान होगा गार्डनर ने कुल बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे, 9। तो इसमें आपके सामने 4 प्रकार आ गए, अंतर्व्यक्तिक, अंतर्व्यक्तिक, प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी। अभी 5 और रह गए, अगला प्रश्न देखेंगे उसमें वो आ जाएंगे भाई। तो अगला प्रश्न देखें। हाँ, ये उत्तर आ रहा है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। हाँ, वो बड़ी बात है, कल के टेस्ट का सिलेबस, तो कल का टेस्ट सामाजिक का है कल, हाँ एसएसटी का होगा, जिसमें आप सबको ध्यान है भाई, हिस्ट्री तिवाड़ी सर कराते हैं, ज्योग्राफी विकास जी तिवाड़ी सर भी आए हुए हैं, सामने हाजिरी लगा रहे हैं। हाँ, गार्डनर के अनुसार बुद्धि एनसीईआरटी के अनुसार 9 ही है, पहले 7 होते थे, पहले 7 प्रकार होते थे गार्डनर के अनुसार शुरू में। तो सिद्धांत का नाम था बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत। फिर 8वां प्रकार जो है उन्होंने 1998 में जोड़ा, और 98 में जब 8वां प्रकार जोड़ा तो बुद्धि क्या बन गई, अष्टांग बुद्धि सिद्धांत, अष्टांग बुद्धि सिद्धांत। और सन 2000 में उन्होंने 9वां सिद्धांत जोड़ दिया, 9वां सिद्धांत जोड़ दिया, 9वां प्रकार जोड़ दिया। तो 9वां प्रकार जोड़ते ही बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत अब 9 प्रकार का हो गया। तो याद कर लो भी, बुद्धि के 800 लाइक हो गए भी, बहुत धन्यवाद, लाइक बढ़ाते रहो। हाँ, 9वां बताया ना आपको, 9वां जो है वो सन 2000 में दिया था। 8वां प्रकार और 9वां प्रकार आपको भी बताया, प्रकृतिवादी 8वां और अस्तित्ववादी 9वां। बी उत्तर आ रहा है, गार्डनर के अनुसार बताएगी खिलाड़ी, ड्राइवर, नर्तक और धावक की बौद्धिक क्षमता। तो याद करो एक शब्द, एक होता है शारीरिक गतिमानी, शारीरिक गतिमानी बुद्धि, जो इसका उत्तर है शरीर के अंगों में गति। इसको जो अपने पढ़ रहे थे ना मूर्त बुद्धि के लोग, या फिर KM, के का मतलब काइनेटिक और M का मतलब मोटर, काइनेटिक मोटर, जिनके अंगों में गति ज़्यादा होती है, जिनके अंगों में गति ज़्यादा होती है। तो अंगों में गति किसके ज़्यादा होती है, जैसे डांसर है उसके अंगों में गति ज़्यादा है ना, नर्तक, डांसर या फिर खिलाड़ी है, या टाइप करने वाला टाइपिस्ट होता है उसके अंगों में गति ज़्यादा है, म्यूजिक बजाने वाले के अंगों में गति ज़्यादा है। तो जिनके अंगों में गति ज़्यादा होती है वो कौन सी बुद्धि होती है, शारीरिक गतिमानी बुद्धि। एक है स्थानिक बुद्धि, ये भी समझ लो। स्थानिक बुद्धि का मतलब जो स्थान और समय के अनुसार जो अपनी बुद्धि को समायोजित कर ले, तो स्थानिक बुद्धि होती है। भाषाई बुद्धि आप सभी जानते हो, कवि में, लेखक में, इन सब में भाषा की क्षमता होती है। और तार्किक गणितीय बुद्धि किसमें होती है भाई, एक तो गणितज्ञ में हो गई, एक तर्क शास्त्री में हो गई, एक भाई अंक ज्योतिष में हो गई, इन सब में तार्किक बुद्धि अधिक होती है। तो इस प्रकार से याद करते रहो और लाइक शेयर बढ़ाते रहो, खुद को शाबाशी दो अगर आपके सही हो रहे हैं तो। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ के, और बहुत बढ़िया। हाँ, नाई में कौन सी, नाई के भी शरीर के अंग बहुत तेज होते हैं, तो नाई उपकरण भी रखता है। तो आप सबको ध्यान है, मूर्त बुद्धि का होता है नाई, और वो भी शारीरिक गतिमानी बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो ये कुल मिला के आपको पिछले प्रश्न में और इस प्रश्न में मिला के 8 बुद्धि होगी ना, और 9वीं बुद्धि कौन सी बचेगी, संगीत संबंधी बुद्धि। तो इस प्रकार से कुल कितनी बुद्धि बताई, 9 बुद्धि बताई गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में। तो अगला प्रश्न देखेंगे, और शाबाश जिन्होंने ये उत्तर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। हाँ, 2000 में अस्तित्ववादी, ठीक है भाई। तो इक्की दुक्की पान की, जय बोलो संकल्प की, तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बजरंग गिरी, जय बोलो संकल्प की। और साथ में अपने याद करते रहो, खुद की पेट तब थपथपाओ अगर आपके 30 में से 30, 28, 27 सही हो रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है। बुद्धि अनेक तत्वों का समन्वित रूप है, समन्वित समूह है। बुद्धि अनेक तत्वों का या अनेक कारकों का समन्वित समूह है। किसने कहा, एक का भी गलत नहीं होना चाहिए, एक का भी गलत नहीं होना चाहिए। बी उत्तर आ रहे हैं। थ्रस्टन, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे इस पे, थ्रस्टन को समझेंगे, थ्रस्टन को समझेंगे। थ्रस्टन ने बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, या अंग्रेजी में लिखा आ जाए तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी। किसने दी, थ्रस्टन ने। और साथ में कौन था इसके, कैली, थ्रस्टन और कैली। तो इन्होंने समूह कारक सिद्धांत बताया। इन्होंने कहा कि बुद्धि में 2 तरह के तत्व होते हैं, 2 प्रकार के तत्व होते हैं। एक तो जिसको कहते हैं प्रधान तत्व, प्रधान तत्व, और उसके अंडर में जो है कितने भी हो सकते हैं,
उसके अंडर में क्या होते हैं, जो अधीनस्थ तत्व। तो बुद्धि के अंदर प्रधान तत्व और अधीनस्थ तत्व किसने बताए, ये भी प्रश्न आ जाए तो किसने बताए, थ्रस्टन ने बताए। और थ्रस्टन कहता है कि जैसे उदाहरण के लिए मान लो प्रधान तत्व अपने आप लोग अपने ऊपर लगा लो कि बीएड आपने की हुई है तो ये आपका प्रधान तत्व है। तो अधीनस्थ तत्व जैसे बीएड जिसने की हुई है वो शिक्षण करा सकता है, जिसने बीएड की हुई है वो बहुत अच्छा लेखक हो सकता है, जिसने बीएड की हुई है वो बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, जिसने बीएड की हुई है वो बहुत अच्छा शोध लिख सकता है, जिसने बीएड की हुई है वो बहुत अच्छा सर्वेक्षण का कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार से मतलब बीएड की हुई जिसने बहुत अच्छा मार्गदर्शक हो सकता है। तो आप यूँ याद करो कि ये बीएड है, ये तो क्या हो गई, प्रधान तत्व हो गई, और ये जो नीचे जो लिखे हैं मैंने ये क्या हो गए, अधीन तत्व हो गए। तो बुद्धि को 7 प्राथमिक या 7 प्रधान मानसिक योग्यताओं का समूह किसने कहा, योग्यताओं का समूह किसने कहा, तो याद कर लो थ्रस्टन ने कहा। बुद्धि को प्रधान मानसिक योग्यताओं का या बुद्धि को प्रधान तत्वों का समूह किसने कहा, 7 प्रधान तत्वों का, तो किसने कहा भाई, थ्रस्टन ने कहा। और एक बात और याद कर लो भाई, थ्रस्टन आ जाए तो आप सबके याद हो ही गया कि थ्रस्टन आए तो समूह है, समूह आ गया तो थ्रस्टन है। थ्रस्टन ने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी, समूह आ गया तो थ्रस्टन है। बिने क्या कहता है, बिने ने एक परिभाषा दी थी कि बुद्धि जो है वो 4 तत्वों में है। बुद्धि में 4 तत्व हैं, बुद्धि से ज्ञान है, बुद्धि से आविष्कार है, बुद्धि से निर्देश है और बुद्धि से आलोचना है। बुद्धि से ज्ञान है, आविष्कार है, निर्देश है, आलोचना है। किसने कहा था, बिने ने। और एनमोन ने क्या कहा था, एनमोन कहता कि बुद्धि से निहित ज्ञान आता है, जो ज्ञान अपने अंदर रहता है बुद्धि से। बुद्धि निकल गई तो ज्ञान खत्म हो गया, तो निहित ज्ञान किससे आता है, बुद्धि से। कहते ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो आप याद कर लो, रहीमन बुद्धि राखिए बिन बुद्धि सब सून। बुद्धि चली गई तो सब कुछ चला जाएगा भाई। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमारी बौद्धिक क्षमता। जिसमें बुद्धि नहीं होती उसका जीवन बेचारा अंधेरे में चला जाता है। अगला प्रश्न आ गया, हाँ लाइक करें, सरोज जी लाइक कर दिया, बहुत धन्यवाद। संकल्प से भविष्य बनता है, बिल्कुल दोनों संकल्प से भविष्य बनता है, संकल्प अपने वाले से और जो खुद आपने संकल्प लिया जीवन का उससे। तो अपने जीवन का संकल्प मजबूत कर लो कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और इसी भर्ती में हमें सिलेक्शन करवाना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है और कोशिश करें उत्तर देने की, कोशिश करें। हाँ पायलट है, पायलट भी शारीरिक गतिमानी बुद्धि में आता है। पायलट जो है उसके भी अंगों में गति बहुत होती है। हाँ उत्तर दें भाई। आवश्यक नहीं कि सृजनशील केवल उच्च बौद्धिक लब्धांक से संबंधित हो, यानी ये कहना चाहता है न्यूमैन कहता है कि जरूरी नहीं है कि जो जिसकी बुद्धि ज़्यादा है वो क्रिएटिव हो। इसका मतलब ये है कि कम बुद्धि का भी क्रिएटिव हो सकता है, जिसकी थोड़ी बहुत कम बुद्धि है। यहाँ ये भी जरूरी नहीं है कि कोई प्रतिभाशाली है उसमें सृजनशीलता भी हो। तो इसका उत्तर बताओ भी, इनमें से कौन सा संबंध बता रहा है ये, कि जरूरी नहीं कि सृजनशीलता केवल उच्च बुद्धि से आती हो। तो इसमें कौन सा संबंध आएगा। चटक मटक के पाँव लागू गिजू भाई नमस्कार, बहुत खुशी हुई। खत्री जी जिंदाबाद, इंद्रपाल जी बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तर देते जाइए, अपना स्कोर जोड़ते जाइए। हाँ प्रश्न नंबर 52 उत्तर दीजिए, जरूरी नहीं कि सृजनशील केवल उच्च बौद्धिक लब्धांक से संबंधित हो। हाँ बी उत्तर आ रहे हैं, कुछ सी आ रहे हैं, नहीं आता आपको, बहुत कम बच्चों को आ रहा है। तो मैं बताता हूँ आपको, देखो 2 चीज़ है इसमें, एक तो बुद्धि और दूसरा है सृजनशीलता। बुद्धि और दूसरा शब्द है सृजनशीलता। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि कई बारी उच्च बुद्धि होती है, उच्च बुद्धि लब्धि, लेकिन सृजनात्मकता जो है वो न्यून होती है। यानी प्रतिभाशाली के अंदर क्रिएटिविटी होनी कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा, कई बारी बुद्धि सामान्य होती है, सामान्य बुद्धि लब्धि, और उसके अंदर जो है वो सृजनात्मकता होती है, सृजनात्मकता अधिक होती है। तो ये 2 बात आपके सामने आ गई कि बुद्धि अधिक है और ज़रूरी नहीं क्रिएटिविटी हो, और दूसरा बुद्धि सामान्य है लेकिन क्रिएटिविटी अधिक हो सकती है। एक बात और याद कर लो, ये इसमें क्या आ गया, बुद्धि और सृजनात्मकता का ऋणात्मक संबंध है। बुद्धि और सृजनात्मकता का कौन सा संबंध है, ऋणात्मक। इसको समझ लो थोड़ा सा और। जैसे प्रतिभाशाली है,
प्रतिभाशाली जो है इसकी बुद्धि लब्धि क्या मानेगी, एक स्टैंडर्ड 140 से ऊपर। और सृजनशील जो है, सृजनशील क्रिएटिव, इसको मानेंगे कि अगर 120 से उच्च लब्धांक है तो वो क्रिएटिविटी करेगा निश्चित तौर पर। तो सृजनशील की क्रिएटिविटी 120 से उच्च और प्रतिभाशाली की 140 से उच्च मानेगी। दूसरी बात, सृजनशील बच्चा लगभग 6 वर्ष की उम्र में अपने जो आविष्कार वगैरह है वो दिखाने शुरू कर देता है, अपनी उपलब्धि दिखाना शुरू कर देता है। और 20 वर्ष की उम्र में सृजनशीलता अपने उच्चतम स्तर पर होती है, सृजनशीलता अपने उच्चतम स्तर पर होती है 20 वर्ष की उम्र में। तो याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, लकी अली हो गया, बिल्कुल सही है। हाँ, आप लेक्चरर हो, लेक्चरर बन जाओगे आप भी सारे ही। हाँ, बहुत बढ़िया उत्तर आ रहे हैं। और लगभग इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आया था, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला प्रश्न आ गया, स्टर्नबर्ग ने अपनी पुस्तक बियॉन्ड आईक्यू, तो दो बातें हो गई, देखो स्टर्नबर्ग की पुस्तक भी याद कर लो। स्टर्नबर्ग ने अपनी पुस्तक बियॉन्ड आईक्यू में सूचना संसाधन, तो याद करो स्टर्नबर्ग के सिद्धांत का नाम था, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत था सूचना संसाधन सिद्धांत, सूचना संसाधन सिद्धांत, एक बात। दूसरी बात, स्टर्नबर्ग जो है वो कैसा थिंकर था, प्रक्रिया प्रधान थिंकर था, प्रक्रिया प्रधान विचारक था। तीसरा, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है, संज्ञान पर आधारित है, कि सूचनाएं कैसे दिमाग में आती हैं और कैसे हम उसका यूज करते हैं, सूचनाएं कैसे प्राप्त होती हैं और कैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किसी को आता हो तो कोशिश करें भाई, कोई बच्चे सी दे रहे हैं, कोई बी उत्तर दे रहे हैं, ट्राई करें, और अगर आता है तो उत्तर दें, नहीं तो मैं समझाता हूँ आपको। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है रमेश जी, SSS, तो समझ लो इसको, अच्छा प्रश्न है, टाइम भी बचेगा, ध्यान से समझें। आप देखो, कोई भी सूचना वातावरण से आएगी हमारे मस्तिष्क में, वातावरण से सूचना कहाँ आएगी, हमारे मस्तिष्क। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो वातावरण से सूचना आपके मस्तिष्क में जा रही, जब मस्तिष्क में सूचना आएगी तो आप मस्तिष्क में उसकी क्या करेंगे जी, कोडिंग करेंगे। मस्तिष्क में जैसी कोडिंग, जैसा आपको बनाना आएगा वैसी कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के बाद फिर आप अनुमान लगाएंगे कि ये सूचना किस लेवल की है और इसको कहाँ रखना है, और फिर मस्तिष्क के किसी कोने में उसको आप व्यवस्थापन यानी व्यवस्थित कर देंगे कि बाद में कभी पेपर में ज़रूरत पड़ेगी तो इस सूचना का ऐसे यूज करना है। उसके बाद फिर अगला काम क्या करेंगे, पेपर आ गया तो पेपर में जो सूचना आपने मस्तिष्क में व्यवस्थित की थी उसका उपयोग करेंगे, और उपयोग करने के बाद आप समस्या का क्या कर लेंगे, समाधान कर लेंगे। तो ये इसके स्टेप है भाई। सबसे पहले सूचना मस्तिष्क में आती है और मस्तिष्क में आने पर उसकी क्या होती है, कोडिंग होती है। फिर अनुमान लगाते हैं कि ये सूचना किस लेवल की है और कहाँ रखने लायक है। फिर मस्तिष्क के किसी कोने में उसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं ज़रूरत पड़ने पर, और समस्या का क्या कर लेते हैं, समाधान कर लेते हैं। तो हाँ, बिल्कुल 900 कमेंट पूरे करें। कृतिका सिंह, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में ज्ञान में वृद्धि हो रही है और सूचनाएं आपके काम आ रही हैं, हाँ लाइक कर दो, शाबाश। एक बार सभी लाइक कर दें तो मेरे को और तसल्ली हो कि आपके लिए ज्ञान वास्तव में काम आ रहा है। और मेरे को इतनी विश्वास है कि ये 30 प्रश्न जो हैं ये लगभग 120 प्रश्न हैं ये, और ये इनमें से एक ना एक पेपर में हर टेस्ट में से पड़ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट था इसका उत्तर आपके सामने पहला। अगला प्रश्न आ रहा है भाई, जब किसी व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर हो, यह प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। दीपिका प्रजापति, रो क्यों रहे हैं भाई, कठिन था क्या? कोई प्रश्न कठिन आ जाते हैं तो चिंता नहीं करें। अगला प्रश्न देखो, आपका दिल खुश कर देगा। हम सिर्फ आपको खुश करने के लिए नहीं पढ़ा रहे, कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम आपके उत्तर सही हों और आपको लाभ हो। उत्तर दें भाई इसका। सोनाली वशिष्ठ बी उत्तर, निशा मालव ए उत्तर। हाँ, करके देखो, इसको समझ के देखो कि मानसिक आयु और वास्तविक आयु क्या हो, बराबर हो तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है। बी उत्तर आ रहा है, सामान्य, बिल्कुल सही। तो 3 बातें याद कर लो कि अगर मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर हो, जैसे यूँ मान लो कि आपकी मानसिक आयु भी 10 है और वास्तविक आयु भी 10 है, तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100, तो क्या आ गया भाई 100। और 100 जिसकी बुद्धि लब्धि है वो क्या होता है, सामान्य।
और यदि मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक हो तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा भाई? प्रतिभाशाली, इंटेलिजेंट कहलाएगा। और यदि मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम हो, मानसिक आयु वास्तविक आयु से क्या हो? कम हो, तो वो फिर मंद हो सकता है या पिछड़ा हो सकता है। तो तीन ही बात है, याद कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, सभी का ही सही है। हाँ बिल्कुल, एवरेज, औसत, ये सब नाम आप दे सकते हो। तो बढ़िया उत्तर आ रहे हैं। सर आप साइको के महागुरु हो। दिनेश मेघवाल जी धन्यवाद। आप भी बन जाइए जल्दी से सरकारी गुरु। और आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न लेके। ये बच्चे लेखा क्यों रो रही है बार बार? प्रश्न सही नहीं हो रहे, क्या दिक्कत? जीनियस प्रमिला, थैंक यू, बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। ये लेखा को पूछो भाई, लेखा क्यों रो रही है? अलवर से राम राम, नवल जी बड़ा धन्यवाद। नमस्ते सर, जयंत चोपड़ा नमस्कार। हाँ देखें भाई, अगला प्रश्न आ रहा है, आर्मी अल्फा किस प्रकार का परीक्षण है? उतने समझ लीजिए और आप उत्तर दीजिए। बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में बांटा गया? पेपर में पूछ लें तो बुद्धि परीक्षण को 2 भागों में बांटा गया। एक तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत और सामूहिक। फिर आगे कहता है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शाब्दिक और एक अशाब्दिक या क्रियात्मक। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक तो शाब्दिक और एक अशाब्दिक या क्रियात्मक। तो कितने हो गए भाई? व्यक्तिगत शाब्दिक, व्यक्तिगत अशाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक और सामूहिक अशाब्दिक। अब अपना प्रश्न क्या है कि आर्मी अल्फा इनमें से कैसा परीक्षण है? व्यक्तिगत शाब्दिक है या व्यक्तिगत अशाब्दिक है या सामूहिक शाब्दिक है अथवा सामूहिक अशाब्दिक है? कुछ बच्चे कह रहे हैं सामूहिक शाब्दिक, कुछ सी उत्तर दे रहे हैं सामूहिक शाब्दिक। तो समझ लो आर्मी अल्फा परीक्षण, और एक होता है जी आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा तो क्या है? सामूहिक शाब्दिक, और आर्मी बीटा क्या है? सामूहिक अशाब्दिक। याद कर लो, प्रथम विश्व युद्ध के समय ये दोनों परीक्षण बने थे, ये भी और ये भी, और प्रोफेसर यर्क्स की अध्यक्षता में बने थे, और सेना भर्ती के लिए बने थे, सैनिकों की भर्ती के लिए बने थे। इसमें भी 8 परीक्षण थे और इसमें भी 8 परीक्षण थे। तो रट्टा मार लो, याद कर लो कि आपके सामने आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा 2 परीक्षण है। आर्मी अल्फा परीक्षण कब बना? प्रथम विश्व युद्ध के समय। कितने परीक्षण थे? इसमें 8 है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी बनाने के लिए? प्रोफेसर यर्क्स ने। और किस लिए बनाया था जी? सेना में सैनिकों की भर्ती करने के लिए बनाया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबका सही है, सबको शाबाश, बहुत बढ़िया उत्तर आ रहे हैं। आरती बेदी, ये नहीं है, सी उत्तर आ रहा है, सी सही है। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। अगला प्रश्न है, निम्न में से बुद्धि को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता? ये प्रश्न भी बेसिक है, हाँ अमेरिका में बने थे बिल्कुल। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, निम्न में से बुद्धि को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता? वंशानुक्रम और वातावरण करते हैं कि नहीं करते, या आयु और लिंग, या जाति और धर्म, या फिर सारे प्रभावित नहीं करते? तो बड़ा सोच समझ के उत्तर दें। रावला से प्रणाम, रमेश जी प्रणाम, बहुत अच्छा। हाँ कुछ कोड दिए थे सेना को, बिल्कुल सही है, डिटेल में पढ़ाने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर दीजिए इसका। कुछ बच्चे जाति और धर्म उत्तर दे रहे हैं। हाँ गुरुवार को अगली क्लास होएगी। हाँ सी उत्तर आ रहा है भाई बच्चों का, तो बिल्कुल सही है। बुद्धि सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होती है पूछ लें तो वंशानुक्रम से, सबसे ज्यादा वंशानुक्रम से। अभी अभी बात चली थी कि बुद्धि क्या होती है? व्यक्ति की जन्मजात मानसिक क्षमता। तो सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होगी? वंशानुक्रम से। दूसरा फिर क्या होता है जी? वातावरण का प्रभाव। जैसा वातावरण होगा वैसी बौद्धिक क्षमता विकसित होगी। आपने कई बार पढ़े भी होंगे कि रामू भेड़िया था, रामू भेड़िया, आपने कई बार मोगली का नाम सुना होगा, मोगली। तो इसी तरह एक किताबों में आता है रामू भेड़िया।
तो ये था तो इंसान का बच्चा, था तो इंसान, लेकिन छोटा होते जन्म लेते ये जानवरों के अंदर चला गया, खो गया और जानवरों के बीच में बड़ा हुआ। तो इसको किसी भी प्रकार की नैतिक समझ इत्यादि नहीं थी। तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तीसरी बात आ रही है आयु। आयु, एक बात आपने सुनी होगी, उम्र 60 है बुद्धि 60 है। कहने का मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ याददाश्त में कमी आती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है हमारी क्षमताएं घटती हैं बौद्धिक, तो उम्र का भी प्रभाव पड़ता है। और लिंग, अब एक शब्द इसमें आ रहा है लैंगिक क्षमता। तो ये हरेक तो नहीं मानता इसको, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लैंगिक क्षमता के आधार पर विद्वान कहते हैं कि जैसे स्त्री और पुरुष है, स्त्री और पुरुष, तो इनकी बौद्धिक क्षमताएं अलग अलग क्षेत्रों में होती हैं। स्त्री की बौद्धिक क्षमता भाषा के अंदर अधिक मानी गई है और पुरुष की बौद्धिक क्षमता गणितीय ज्ञान में मानी गई ज़्यादा। ये कुछ विद्वानों के विचार हैं, तो ये भी सही माना गया। लेकिन जाति और धर्म से बुद्धि प्रभावित नहीं होती, ये ध्यान रखना। बुद्धि पर किसी जाति का प्रभाव नहीं पड़ता। हमने अनेक ऐसे उदाहरण देखे हैं। BR अम्बेडकर जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, तो उनके अंदर बहुत बौद्धिक क्षमता थी, बहुत इंटेलिजेंट थे वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुद्धि पर किसी जाति का या किसी धर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। शाबाश, बहुत अच्छे से आप कोशिश कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। कमेंट भाई लाइक 887 कर दिए, 900 करो, फिर 1000 करो। 5 प्रश्न, 4 प्रश्न और रह गए। अगला प्रश्न आपके सामने गिलफोर्ड का। मैं आपको कह रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर। सर आपकी क्लास कब होती है? लगभग ये मानो भी 6:30 पौने 7 बजे शुरू होती है और 8 सवा 8 बजे ख़त्म हो जाती है। तो रोज़ तो नहीं है, मतलब सोमवार और गुरुवार 2 दिन है, हफ्ते में 2 दिन, सोमवार और गुरुवार को होती है। बहुत अच्छा गुरुजी, सुखविंदर जी धन्यवाद। सर मुझे अनुकूलन और स्कीमा परेशान करता है। बिल्कुल समझा देंगे आपको स्कीमा। गुरुवार को 2100 लाइव आएंगे, तो बढ़िया बेटा, लाइव आएंगे तो आपका ही फायदा है। गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत, इसमें उपयुक्त कथन का चयन करना है। इस सिद्धांत में बुद्धि में 3 आयाम होते हैं। बुद्धि एक संरचना में विकसित होती है। बुद्धि में 120 खंड होते हैं, या फिर सभी कथन सत्य हैं। मैं समझाता हूँ, उतने आप उत्तर दीजिए। लगभग बच्चों के उत्तर आ गए। बुद्धि संरचना सिद्धांत अंग्रेजी में लिखा होता है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, SOI थ्योरी। ये जो सिद्धांत है गिलफोर्ड का, इसका फेमस नाम है 3 आयामी या 3 डायमेंशन सिद्धांत या 3D थ्योरी। पंजाब टेट में कई बार पूछा गया। ये कहता है बुद्धि में 3 प्रकार के आयाम होते हैं। बुद्धि में कितने आयाम होते हैं? 3। याद कर लो। एक तो संक्रिया, एक विषय वस्तु और एक उत्पाद। मेरी तरह से याद करो, संक्रिया का संबंध किससे? जो बुद्धि हमें वंशानुक्रम से जन्मजात मिली। विषय वस्तु कहाँ से मिलती है? विषय वस्तु मिलती है वातावरण से। विषय वस्तु कहाँ से मिलती है? वातावरण से, अनुभव के रूप में, वातावरण से ज्ञान के रूप में, वातावरण से समझ के रूप में। कहते हैं ना, ठोकरें खाते हैं तो समझ में आती है। और उत्पाद क्या होते हैं? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया से क्या उत्पन्न होते हैं? उत्पाद। तो इन्होंने क्या कि मतलब 3D बना के समझाई थी। 3D थोड़ी सी जैसी मेरे से बनेगी बना देता हूँ। ये 3D बनाई इन्होंने, 3 आयाम है इसमें। और कहते हैं कि एक तो है संक्रिया, एक है विषय वस्तु और एक है उत्पाद। और इनमें खंड भी बताए उन्होंने। शुरू में उन्होंने कहा कि संक्रिया में तो कितने खंड हैं? संक्रिया में तो खंड है 5, और विषय वस्तु में कितने हैं? 4, और उत्पाद में कितने हैं? 6। तो इनका गुण हो 5, 5 चौका 20, 20 छक्का 120। तो बुद्धि में कितने खंड हो गए? 120। बाद में संशोधन कर दिया, संक्रिया में भी 5, विषय वस्तु में भी 5 और उत्पाद में 6। तो 5 5 25, 25 छक्का 150। और फिर एक संशोधन और किया, संक्रिया में 6, विषय वस्तु में 5 और उत्पाद में 6। तो 6 5 30, 30 छक्का 180। तो ये जो दिया था ये 1988 में दिया था। ये कौन से वाला? 180। ये अब तक का सबसे लेटेस्ट है। बहुत बढ़िया कोशिश कर रहे हैं आप। सर जी आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लाजवाब क्लास, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, आप लोग जुड़े रहें।
और आपको शानदार से शानदार मिलेगा। ये जो टीम है अपनी, इसमें एक से बढ़ के एक सब धुरंधर हैं। आपने देखा होगा जैसे हिस्ट्री की क्लास लगती है, ज्योग्राफी की क्लास लगती है, पॉलिटिकल, सभी एक से बढ़ के एक हैं। तिवारी सर तो आपने देखा ही होगा लाजवाब तरीके से ट्रिक से पढ़ाते हैं, तो आपको लाभ भी मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो जुड़े रहें। अभी बस सिर्फ 3 प्रश्न और हैं, 915 लाइक हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 1000 पूरे करो। और रमेश जी, सुरेश जी कह रहे हैं कि 2100, तो मैं तो कहता हूँ 1000 लाइक पूरे करो तो मेरा दिल खुश हो जाए। 915 से 1000 तक पहुँचाओ। और 3 प्रश्न मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो अगला प्रश्न आपके सामने, बुद्धि का प्राचीनतम संकाय सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का संकाय सिद्धांत किसने दिया? बड़ा महत्वपूर्ण है, कोशिश करें। बुद्धि का संकाय सिद्धांत 25-26 क्वेश्चन, रीड साइकोलॉजी 101%, बिल्कुल आएगा इसमें से पेपर, ये निश्चित है, क्योंकि मैक्सिमम अपने करवा रहे हैं। बताएं तो संकाय सिद्धांत किसने दिया? नाइस सर जी, धन्यवाद। नीतू सोनी बी, देवेंद्र जी डी उत्तर आ रहा है, गलत है। अमित कर दिया लाइक सर, बिल्कुल 929 हो गए। 1000 पूरे करो और प्रश्न पे भी ध्यान दो, लगे रहो मेरे प्यारे बच्चों। बुद्धि का संकाय सिद्धांत किसने दिया? हाँ, बी उत्तर आने लग गए। रीड प्रमिला बिश्नोई, शाबाश। पॉलिटिकल साइंस गजब पढ़ाते हैं, बिल्कुल एक मतलब हमारा साथी गजब है। बी उत्तर आ गया, समझ लो। बुद्धि का संकाय सिद्धांत किसने दिया? रीड ने। रीड क्या कहता है? रीड का सिद्धांत कहते हैं कि प्राचीनतम सिद्धांत है, बुद्धि का प्राचीनतम सिद्धांत है। थोड़ा सा कुछ बातें लॉजिकल भी हैं और कुछ सही नहीं लगती। बुद्धि का संकाय सिद्धांत वो कहता है कि हमारी जो बुद्धि है वो संकायों में बंटी हुई है। व्यक्ति की बुद्धि किस में बंटी है? संकायों में बंटी है। जैसे उदाहरण के लिए अभी साइको चल रही है तो उसका ज्ञान आपके माइंड के किसी एक खंड में है। इसी तरह जैसे मान लीजिए आपने हिंदी पढ़ी तो उसका ज्ञान किसी एक खंड में है, इतिहास का ज्ञान मस्तिष्क के किसी तीसरे खंड में है, खेलों का ज्ञान किसी चौथे खंड में है, राजनीति का जो नॉलेज रखते हो किसी 5वें खंड में है, विज्ञान का जो ज्ञान रखते हो किसी 6ठे खंड में है। तो इस प्रकार से हमारी बुद्धि किस में बटी हुई है? खंडों में बटी हुई है भाई। और एक चीज़ और देखो, ये खंड इतने ज़बरदस्त हैं कि आपस में हौच-पौच नहीं होते। जैसे फिल्म देखने जाते हैं तो आमिर खान की फिल्म आ रही होती है तो कभी ऐसे बीच में याद आया कि ये तो हमारे खत्री सर जैसा लगता है, तो खत्री सर पार्टी नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल प्रमिला, तो आप लगे रहो, आपका सिलेक्शन होगा तो पार्टी उत्तर पत्र कर लेंगे। तो देखें, जैसे साइको की मैं बात कर रहा था कि साइको पढ़ रहे हो तो पिछले 1-1.5 घंटे में बीच में एक बार भी कुतुबुद्दीन ऐबक की याद आई क्या? नहीं आई। तो इसका मतलब एक प्रकार का ज्ञान है एक खंड में होता है और दूसरे प्रकार का दूसरे खंड में होता है। और यह भी देखो कुदरती बात है परमात्मा की बनाई हुई कि जितना भी मैं जैसे आपको साइको पढ़ा रहा हूँ या बुक में से पढ़ते हो या कहीं से भी पढ़ते हो, वो ऑटोमेटिक कहाँ जाके स्टोर होगा? साइको के खाने में जाके स्टोर होगा। तो इस प्रकार ज्ञान जो है वो ज्ञान एक खंड में तो दूसरे खंड में रहता है। हाँ, तो इसको पूरा करो भाई, 1000 लाइक पूरे कर दो। और 2 प्रश्न रह गए आपके सामने। अच्छा, ये याद कर लो, बिने का आपको पता ही है एक कारक सिद्धांत था। बिने का एक कारक सिद्धांत है। कूले ने बुद्धि का सिद्धांत दिया ही नहीं, मीड ने भी बुद्धि का सिद्धांत नहीं दिया। कूले और मीड जो है इन्होंने किसके सिद्धांत दिए थे? व्यक्तित्व के। कूले का तो आत्मदर्शन व्यक्तित्व का सिद्धांत, और मीड का सामान्यकृत अन्य का सिद्धांत दिया था मीड ने। तो आपके सामने सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 59वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया। और सभी बच्चे हौसला बढ़ाएं, लाइक शेयर बढ़ाएं और अपने पूरा करें। सृजनात्मकता का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कोशिश करें उत्तर देने की। सृजनात्मकता का इसमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो नहीं है वाले प्रश्न ज़्यादा पूछता हूं क्योंकि है में तो फिर एक ही आ जाता है ना। सांसारिक सृजनात्मकता, अपवादात्मक सृजनात्मकता, विध्वंसात्मक सृजनात्मकता, या इनमें से कोई नहीं। कुछ बच्चे सी दे रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन है। गजेंद्र जी आपको पता ही है साइको बड़ी घुमा फिरा के आती है, साइको में सीधा क्वेश्चन नहीं आता। कौन सी बुक अच्छी है? संकल्प की भी बुक आती है, ई बुक पे मिल जाएगी आपको। बाकी मेरी कोशिश रहेगी मैक्सिमम कराने की। सी खाना खा लो सभी, बस। हाँ, लास्ट क्वेश्चन रहा है, खाना गर्म कर लेना थोड़ी देर में, मैंने भी नहीं खाया। हाँ, सी उत्तर, शाबाश मेरे बच्चों, दिल खुश कर दिया आपने। तो सृजनात्मकता 2 प्रकार की बताई गई है। सृजनात्मकता
दो प्रकार की बताई गई है। एक तो सांसारिक सृजनात्मकता। सांसारिक सृजनात्मकता का मतलब आम जिंदगी से जुड़ी, आम जिंदगी से जुड़ी। जैसे मैंने आपको बताया था कि कई बार टेप नहीं होती, घर में टेप रोल न होने पर तार को पॉलीथीन से जोड़ दिया, पॉलीथीन से जोड़ दिया, या फिर पुरानी रद्दी से माँ ने ठाठिया बना दिया, ठाठिया पेपर मेशी बना दिया, या फिर पुराने फ्यूज बल्ब से बहन ने खरगोश बना दिया, खरगोश की आकृति बना दी। यानी जो आम जिंदगी में छोटी मोटी क्रिएटिविटी होती है, वो कौन सी क्रिएटिविटी होती है? वो होती है भी सांसारिक आम जिंदगी से जुड़ी। और दूसरी होती है अपवादात्मक क्रिएटिविटी। तो ये समझ लीजिए जो बड़े बड़े आविष्कार होते हैं, बड़े बड़े आविष्कार, जैसे न्यूटन के आविष्कार या रामानुजन के गणित के आविष्कार, या फिर कोई और इस प्रकार से कोई चरक ने कोई आयुर्वेद के बड़े बड़े काम किए, तो बड़े बड़े आविष्कार किस में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे अपवादात्मक में। तो ये नहीं होती भाई, ये नहीं होती। और लाइक शेयर बढ़ा दीजिए, 974 हो गए मेरे बच्चों, और इसको पूरा 1000 करके अपने दम लेंगे। अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो भी सृजनात्मकता का ही प्रश्न है। निम्न में से सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है? मनोविश्लेषणवाद, साहचर्यवाद, गेस्टाल्टवाद या संरचनावाद? थोड़ा सा समझ लो एक एक लाइन में। मनोविश्लेषणवाद, इसमें एक शब्द रट के जाना। मनोविश्लेषणवाद में प्रतिपादक फ्रायड क्या कहते हैं कि जिन वस्तुओं में हमारी रुचि होगी, जिन वस्तुओं में रुचि होगी उसी में सृजनात्मकता होगी, उसी में सृजनात्मकता होगी, ये बात कहता है। जैसे मान लीजिए न्यूटन की रुचि किसमें थी? विज्ञान में, तो उसने सृजनात्मकता भी किसमें की? विज्ञान में। इसी तरह से जैसे मान लीजिए रामानुजन की रुचि किसमें थी? रामानुजन की रुचि थी गणित में, तो उसने आविष्कार भी सारे किसमें किए? गणित में किए। सही है ना भी बात? तो जिस चीज में रुचि है उसी चीज में सृजनात्मकता होगी, तब तो कौन हो जाएगा? मनोविश्लेषणवाद, फ्रायड। साहचर्यवाद का जनक कौन था? साहचर्यवाद का जनक था जॉन लोक। और जॉन लोक ने कहा था कि पुरानी वस्तु से नई वस्तु बनाना साहचर्य है, पुरानी वस्तु से नई वस्तु बनाना साहचर्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, क्या लिखा है जी गुरुजी? 1000 लाइक से पहले जाना नहीं, बिल्कुल सही है। 990 हो गए मेरे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार जानदार। धाकड़ खत्री जी बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आ रहा है। तो पुरानी वस्तु से नई वस्तु बनती है। जैसे मान लीजिए किसी ने पानी की मोटर बनाई, किसी ने मोटर बनाई, तो किसी ने मान लीजिए अपने कहें कि पंखा बनाया, और तीसरे आदमी ने क्या किया? इन दोनों को जोड़ के और क्या बना दिया? कूलर बना दिया। तो इस प्रकार पुरानी वस्तु से, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा कि थॉमसन ने कोई सिद्धांत दिया और उसको संशोधित करके नील्स बोर ने उसके अंदर कुछ नया जोड़ दिया। तो इस प्रकार से पुरानी वस्तु से नई वस्तु बनाई तो क्या कहलाती है? साहचर्यवाद। किसने दिया? जॉन लॉक ने दिया। भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही मजा आ गया। 999 के चक्कर में डाल दिया मेरे को, और लाइव भी बहुत बढ़िया बच्चों, तुम 550 तक पहुंच गए। बहुत ही मजा आ रहा है। पूरे कर दो 1000, शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम गेस्टाल्टवाद जो है वो आप सबको ध्यान है भी किसने दिया था? वर्दीमर, कोफका और कोहलर ने। वर्दीमर, कोफका और कोहलर ने। और गेस्टाल्टवाद में जो सुल्तान ने किया था, सुल्तान को पहले पता नहीं था कि केले ऊंचे हों तो कैसे प्राप्त होंगे, लेकिन उसने अपनी अंतर्दृष्टि से, उसने अपने दिमाग से केले कैसे प्राप्त किए? वे बक्से पे चढ़ गया और बक्से पर चढ़कर केले प्राप्त किए। तो जब उसने अपने दूसरे साथियों से पूछा होगा कि थम ध्यान है कि भी केड़ा ऊंचा टांगड़ा हो तो किया उतार श्या, तो दूसरों को तो बेचारों को पता नहीं होगा ना कि क्या था भाई, तो वो कहेंगे कि भाई ये तो कौन ध्यान के भाई बक्सो रखना पड़े फिर उतरे। तो इस प्रकार से कुछ अकस्मात होने वाली क्रिएटिविटी कौन सी होती है? गेस्टाल्टवाद। तो ये नहीं होती भाई, संरचनावाद क्रिएटिविटी नहीं होती। संरचनावाद के जनक कौन थे? विलियम वुंट थे, ये याद कर लेना।
तो सभी ने बहुत अच्छा साथ दिया। आज खत्री जी को खुश करना हो गए बेटा 1000, बहुत ही खुशी हुई मेरे को। और आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। अगली क्लास में अपने क्या टॉपिक लेके आ रहे हैं, मूल्यांकन, मापन और क्रियात्मक अनुसंधान। तो बिल्कुल जोर शोर से जुड़ना है। और मूल्यांकन में से बड़े कठिन कठिन, एक बात और बता दूं, जो मूल्यांकन है वो हिंदी की विधियों में भी आएगा, दूसरी भाषा सेकंड भाषा की विधियों में भी आएगा, और मूल्यांकन जो है सामाजिक में, और मूल्यांकन विज्ञान गणित में भी आएगा, और मूल्यांकन साइको में भी आएगा। तो मैं ऐसे प्रश्न लेके आऊँगा कि कम से कम आपका 10 से 15 अंक का जो सिलेबस है वो अगले टेस्ट में गुरुवार को अपने इसको करेंगे। गुरुवार को 5:30 बजे से क्लास में मिलते हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और कमेंट बॉक्स में आप क्लास के बारे में ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं। मस्त आवाज़ खत्री जी, सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू।